और उस बंदे को पुलिस ने पकड़ा और ले जाके उसको जेल में बंद कर दिया और 8 नींबुओं की सजा 8 महीने की। जो जेल में उस टाइम पे खाना मिलता था वो ऐसा खाना कभी सऊदी में बाहर कभी खाया फिर जेल से पहले जेल के बाद? हमारी एक लेडी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने बड़े सख्ती से नियम उठाए थे कि हम उन्होंने जब बंदे हमारे विदेश जाते थे उनके दौर में सऊदी अरब के अंदर, तो उन्होंने बड़े ठोस कानून बनाए हुए थे कि भाई हमारे बंदे के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होगा। ऐसा क्या था कि पहले रेप जो करता था या जो ड्रग्स मामले में पकड़ा जाता था तो उसकी गर्दन काट दी जाती थी। जो गांव वाले फोन करते थे, कभी गांव में किसी से पैसे भी मांगे उस पूरे टाइम में? और उनके कमरे पर पहुंचने के बाद वहाँ पता चला कि एक बंदा इसके कमरे में और रह रहा है, उसके ऊपर भी एक केस लगा हुआ है। और वो कमरा कंपनी का कमरा, उसके अंदर 4 कंपनी के बंदे और 2 हम मुजरिम। मतलब 50% लोगों के साथ जो आपके साथ हो ऐसा ही होता है। उनको सऊदी वालों को फ्री के मजदूर चाहिए। तो बोला भाई 1.5 साल लगा मुझे जंजीर काटने में। बोले रात को मैं पूरी रात पीटता था उसको। बोले फिर वो एक दिन वो जंजीर टूट गई और बोला फिर मैं भागता हूँ। ये बंदे इनके अंदर दिल नहीं होता क्या? दया नहीं होती किसी को? आज एक बार फिर से रकीब भाई के साथ उनकी सऊदी की जो स्टोरी है वो अधूरी रह गई थी, तो भाई को आज एक बार फिर हमने कष्ट दिया है और दोबारा बुलाया है। तो भाई की जो स्टोरी आधी रह गई थी उसको दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं और आपके सामने लेके आएंगे जल्दी। तो भाई स्टार्ट करते हैं, पिछली बार हम कहाँ थे? मैंने आपको जैसा बताया था कि मुझे कोर्ट में ले जाया गया वहाँ से। कितने महीने बाद कोर्ट ले जाया गया? कोर्ट तकरीबन 5 महीना 20 दिन के बाद ले जाया गया। 5 महीने आप जेल में रहे? जी 5 महीना 20 दिन मैं जेल में था। एक बार दर्शकों को ये बताओ, उस जेल का जो था सऊदी की जो जेल थी, उस जेल में खाना कैसा मिलता था? नहीं, जब वो जो हमारा बैरिंग था ना, जब उसके अंदर जब डाला गया तो वहाँ खाना ठीक ठाक देते थे। क्या मिलता था खाने में? यानी कि खाने में टाइम बांधा हुआ, जैसे कि आज हमें मुर्गे की बिरयानी मिलेगी, अच्छा। तो कल अगले दिन मटन की मिलेगी, और मछली की बिरयानी मंगलवार को मिलती थी वहाँ। मतलब सऊदी की जो जेल थी उसमें खाना अच्छा था? जी खाना भी अच्छा था और वहाँ रहना सहना, यानी कि एसी लगा हुआ, टीवी लगा हुआ, टेलीफोन सारे लगे हुए थे। लेकिन सबसे गंदी आदत ये होती थी वहाँ के, जैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ एक बार उस जेल के अंदर कि जब हमारे एक सरदार जी 2 चंडीगढ़ के, उनको पुलिस पकड़ के लेकर आई, तो बताते हैं कि उनकी जूड़ा जो हमारे सिख लोग रखते हैं जूड़ा, तो पगड़ी उगड़ी वो बांधते थे, लेकिन वहाँ कोई भी जेल में जाता है वो उसके सब बाल उतार देते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी, सबको गंजा कर देते हैं। मतलब उन सिखों का तो केस काट दिए गए वहाँ हाँ, पे? तो उन बेचारों के वो काट दिए। तो उन्होंने एतराज जताया नहीं उस टाइम पे कुछ? नहीं, तो वो कर भी क्या सकते हैं भाई, हमारा मुल्क नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है और वहाँ राजतंत्र है, तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं। लेकिन वहाँ का ये नियम है, आप जेल जाएंगे, आप कोई भी हैं, आपको अपने चांद के बाल घुड़वाना पड़ेंगे। ये चीज़ ये रीज़न क्या होता है बाल काटने का वहाँ पे? अब इस चीज़ के बारे में तो मेरी ज़्यादा तहकीकात हो नहीं पाई, लेकिन बाल अगर मान लो आप बैरिंग के अंदर भी हैं और आपके बाल यहाँ इतने बड़े होंगे तो कैप्टन आएगा, आपको लेके जाएगा और फिर नीचे तुम्हारे बाल उतरवा देगा। इससे ज़्यादा बड़े बाल नहीं होने देते वहाँ की जेल में। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आई। और जो हमारे जेल के अंदर खाना कैसे देते थे, तो खाना तो बहुत अच्छा था, खाना बढ़िया आता था, बैरिंग के अंदर तो बढ़िया मिलता था। सुबह को 2 अंडे मिलते थे, 2 रोटी मिलती थी, और जो दाल होती है हमारी ये मिलती थी, बटर वगैरह, और 1 दूध का डिब्बा देते थे। ठीक है। फिर वो जेल में बटे वही डरा रखा है सऊदी वाले? नहीं, वो भाई वहाँ का जो सऊदी जो है, जो सऊदी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वहाँ शौक से जेल के अंदर जाते हैं। एक साहब मिले मुझे, 5.5 साल के बाद वो जेल से छूटे। 5.5 साल जब जेल से छूटे और उसके 5 दिन के बाद बंदा रिटर्न वापस। क्या करके? पता नहीं कौन सा क्राइम करके आया। तो मैं उससे पूछा, मैंने भाई यार तुम्हारी अभी 5 दिन पहले तो रिहाई हुई थी और तुम वापस कैसे आ गए? तो बोलता है वर्रा हरारा ज़्यादा, यानी उन्होंने अरबी में बोला बाहर बहुत गर्मी थी और घर की एसी खराब हो रही थी। मैंने ठीक है भाई वहीं चलते हैं। दोबारा कितने दिन के लिए? नहीं, उस टाइम मेरे सामने उसकी सजा नहीं बोली थी, लेके आ गई पुलिस। तो
कोई बात नहीं, खाना पीना तो बढ़िया था। तो 5 महीना 20 दिन के बाद हमें पता चला कि भाई हमारी कोर्ट में तारीख है। वहाँ कोर्ट के अंदर लेके गए हमको, और जब कोर्ट लेके पहुँचे तो उनका तो वही सीन के हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ डाल देना, जैसे कितने बड़े मुजरिम हैं। पहुँचने के बाद वहाँ जज आया तो जज से सलाम दुआ हुआ। उनने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, यानी हालचाल भी पूछे, कैफल हाल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद वो बंदा, जज बोलता है फी मुहामी अंता, बोला तेरा कोई वकील है? मैंने कहा ला वल्ला माफ़ी वकील, अना मिस्किन कैफ रखी वकील। मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, कैसे वकील रखूँगा मैं? तो बोलता अल्लाह अंता माफ़ी मिस्किन। बोलता है तू गरीब नहीं है। मैंने लेश, बोला वेन वद्दी 5 किलो दहाब। बोला कहाँ फेंक दिया 5 किलो सोना? अंता शेख अल हिंद। बोला तू इंडिया का शेख है बहुत बड़ा, इस टाइम तेरे पास इतना पैसा है। मैं क्या यार भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो जज बोला नमस्कारा, मैं मजाक कर रहा हूँ और कोई बात नहीं। मोहम्मद फी मालूम अरबी कोई? बोला तो ये अरबी ठीक ठाक आती है। मैंने कहा भाई मुझे अरबी आती है लेकिन थोड़ी आती है। अब ऐसा है अगर मैं उससे कह देता हूँ कि अरबी मुझे आती है तो भाई वो क्या पता क्या बोले, मेरे समझ में ना आए, मेरे मुंह से कुछ निकल जाए। तो मैंने कहा ला बस सो ही मालूम, मुझे थोड़ी थोड़ी मालूम है, ज़्यादा नहीं मालूम है। तो बोला ऐसो भी। बोला फिर क्या करोगे? मैंने कहा साहब ना इबगा तर्जमा, मुझे तर्जमा चाहिए। तो बोले अच्छा। उनने फिर एक पाकिस्तानी को बुलाया। अच्छा। पहले उनने पूछा कि आप इंडिया में कहाँ से हैं और कहाँ का तर्जमा चाहिए। अपना जो केरला वाला एरिया है उसका केरला का बंदा बुला के देते हैं, और जो अपना वाला एरिया है दिल्ली पंजाब, और जो कोर्ट में हर तरह के आदमी होते हैं वहाँ पे। हाँ हर तरह के। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उर्दू आती है आपको? मैंने कहा बड़े अच्छे तरीके से आती है उर्दू। तो उनने फिर पाकिस्तानी को बुलाया। पाकिस्तानी आया, उससे भी सलाम दुआ हुआ। फिर उसके बाद सवाल जवाब चालू कर दिए। जज बोलता है कि भाई कि पहला सवाल ये है कि आप चोरी करके भाग रहे थे। अच्छा। मैं कहा भाई मैं चोरी करके नहीं भाग रहा था, मैं तो उम्रा करने के लिए गया हुआ था मक्का, और वहाँ मेरे पास कुछ थोड़े से कपड़े थे जो मुझे अपने घर भेजने थे, थोड़ा सा सामान था। ये हाजी साहब आए हुए थे। अच्छा उस टाइम क्या था, हज का टाइम था जब मैं उम्रा करने के लिए गया, यानी कि जो बकरा ईद होती है उससे 3 दिन के बाद गया था, तो वो हज का ही टाइम रहता है। तो उस टाइम हाजी उस टाइम वहाँ पर होते हैं। हज तो ख़त्म हो जाता है लेकिन हाजी वहाँ पर होते हैं। तो मैंने उनको बताया कि भाई मेरे पास कपड़े थे और तुम्हारे पुलिस वालों ने मेरा इकामा देख के ये बोला ये लाइसेंस इकामे का, तेरा जो इकामा है ये ड्राइवरी का है और तू जो काम कर रहा है वो दूसरा काम कर रहा है। अच्छा। ये बात उसने मुझसे बोली और ये बात बोल कर मुझे पकड़ लिया। तो मैंने कहा भाई मैं भाग नहीं रहा था और मैं उम्रा करने के लिए गया हुआ था। फिर जज ने उनसे बात करी जिन्होंने पकड़ा था? नहीं, अब उन्होंने, वो क्या करते हैं पहले ही पूरी तहकीकात कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी वो हमें फांसने के लिए सवाल करेंगे जरूर। जी जी। कि कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ उन्होंने पहले तहकीकात कर रही थी कि ये कैसे कैसे फंसा है, कैसे आया है। 5 महीना 20 दिन जो लगाए उन्होंने वो इसी चीज के ही लगाए होंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन अभी हम बात करेंगे इस पे कि वहाँ जो लोग बोलते हैं कि इस्लामी कानून है, मैं नहीं समझता कि इस्लामी कानून ऐसा होता है, क्योंकि इस्लामी कानून मैंने खुद, मेरी तहकीकात है, इस्लामी कानून मैंने पढ़े हुए हैं, लेकिन इस्लामी कानून ऐसे नहीं होते हैं जैसा वहाँ पर किया जाता है कि हाँ, उन्होंने बताया। भाई अब एक बात बताओ, ये कौन सा कानून है और ये कौन सा तरीका है कि एक बंदा अपने दोस्त से मिलने के लिए एक खेत में गया और वहाँ उसने के दोस्त ने उसको 8 नींबू तोड़ के दे दिए कि भाई गर्मी ज़्यादा हो रही है, शरबत उरबत बना के पी लियो। वो बंदा बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकलता है इतनी देर में उसका मालिक आ जाता है। उसने देखा, हाँ भाई क्या है तेरी थैली में? तो बोलता है इसमें नींबू है। तो बोलता है भाई नींबू कहाँ से लिए? बोले मेरे दोस्त ने दिए। तो बोला कितने हैं? कम कम बोलते हैं कितने को? कम आधा। तो उनने देखा, बोला तमानिया। उनने किसी से तहकीकात नहीं करी, उस बंदे ने जो उसका मालिक था उनने फ़ोन निकाला और तुरंत पुलिस वालों को कॉल लगा दी, ताल अली बाबा मौजूद। बोला आओ यहाँ पर एक चोर है। और उस बंदे को पुलिस ने पकड़ा और ले जाके उसको जेल में बंद कर दिया और 8 नींबुओं की सजा 8 महीने थी। ये सऊदी का कानून है? ये सऊदी का कानून है, ये इस्लामी कानून नहीं हो सकता। आप तहकीकात नहीं कर रहे हैं।
अरे उन बेचारे सरदार जी, वो जो 2 सरदार थे, उन बेचारों की क्या गलती थी कि दुबई उन्होंने गाड़ी अपनी कंपनी के अंदर लगाई, कंपनी के अंदर गाड़ी लगी, कंपनी के अंदर क्या माल लोड होगा इसमें ड्राइवर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सही बात। अब वो बेचारा दुबई से लेकर सऊदी के अंदर जब दाखिल होने वाला है, बॉर्डर पर पहुंचा तो पता चला उसकी गाड़ी में शराब रखी हुई है। और सजा कितनी दी उन बंदों को? 15-15 साल की सजा दी हुई है। ये तो फिर मतलब मनमाने क्या, मतलब इंडियंस देख के वो ये कर रहे हैं, मतलब सभी देशों के साथ ऐसा कर रहे हैं? अच्छा, हमारी एक अभी क्या है, हमारी एक लेडी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने बड़े सख्ती से नियम उठाए थे कि हम अपने, उन्होंने जब बंदे हमारे विदेश जाते थे उनके दौर में सऊदी अरब के अंदर, तो उन्होंने बड़े ठोस कानून बनाए हुए थे कि भाई हमारे बंदे के साथ ऐसा अत्याचार नहीं होगा। ऐसा क्या था कि पहले रेप जो करता था या जो ड्रग्स मामले में पकड़ा जाता था तो उसकी गर्दन काट दी जाती थी। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भाई हमारे देश के किसी भी बंदे को आप सजाए मौत नहीं देंगे। अच्छा। उसको ये कौन बाकायदा साइन हुआ था कि आप हमारे बंदे को जिंदा वापस भेजेंगे, और इस पर सऊदी हुकूमत को घुटने टेकने पड़े थे। तब उन्होंने कहा था कि ठीक है हम एक इंजेक्शन लगा के भेज देंगे, वो एयरपोर्ट जाके ही मर जाएगा। उन्होंने कहा कुछ भी करो आप, लेकिन मुझे बंदा इंडिया में जिंदा चाहिए, तुम्हारे यहाँ से बंदा इंडिया तक जिंदा आना चाहिए। बाकी हमने कैसे बचाना है, क्या करना है, वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और इंदिरा गांधी ने एक ऐसी वैक्सीन तैयार करवा दी थी कि पता चल जाता है कि हाँ वो उन्होंने इंजेक्शन लगा के भेजा है, और यहाँ पर आकर तुम्हारे एयरपोर्ट पर उस वैक्सीन से तोड़ निकल जाता था, बंदा बच जाता था। तो उसके बाद वो जब मैं कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने यही सवाल किया कि भाई आप चोरी करके, मैंने भाई मैं कोई चोरी नहीं की, ठीक है, उम्रा करने के लिए गया था। तो फिर उसने दूसरा सवाल किया कि जब आपके कपिल के घर में चोरी हुई और उस टाइम आपके कपिल के घर में कोई नहीं था, भाई मुझे वहाँ पॉइंट मिल गया। वो उनने ये बोला कि सब वहाँ से 300 किलोमीटर की दूरी यानी रियाद में थे उनके घर के लोग, और उनके घर में कोई नहीं था जब उनके घर में चोरी हुई। भाई मुझे ये पॉइंट बड़ा खतरनाक मिला, मैं तुरंत जज को पकड़ लिया। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, जब हमारे यहाँ कोई चोरी होती है, कोई भी बात होती है या कोई भी केस लगता है, और जब उसका कोई गवाह नहीं होता है या कोई तहकीकात नहीं होती है कि हाँ इस मान लो मैंने उनके घर में चोरी की है, उसके घर में तो कोई था ही नहीं, तो उसको कैसे पता है कि चोरी मैंने की है या किसी और ने की है? नामजद रिपोर्ट कैसे लिखाई? हमारे यहाँ इतला की रिपोर्ट लिखाई जाती है। अच्छा, उसने नाम लेकर रिपोर्ट क्यों लिखवाई भाई, जब तेरे को पता नहीं है, तेरे मेरा नाम क्यों लिया? बिल्कुल। तो मैं उससे जिससे बोला, मैंने जब उसके घर में कोई था ही नहीं तो मेरा नाम क्यों लिया? तो मेरा नाम क्या लिया? क्या अंतर्यामी है वो? यानी इसका मतलब ये है कि वो बंदा सिर्फ मुझे टारगेट कर रहा है, मुझे फंसाना चाह रहा है। फिर उसके बाद उसने सवाल किया कि आपने किसी सऊदी के घर में ना उसके बाद उन्होंने ये सवाल किया कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम किसने लगाया, आपके कफील ने लगाया, किसी और सऊदी ने लगाया? तो हमने भाई मुझे नहीं पता किसने लगाया। हाँ, लेकिन जब मैं नियाबत निचले कोर्ट में गया था, नियाबत जिसको बोलते हैं, वहाँ पर मुझे ये बताया गया कि ये इल्ज़ाम आपके कफील ने लगाया, बाकी मैं नहीं जानता। फिर वो बंदा फिर जज ने मुझसे पूछा, बोला अच्छा आप एक बात बताइए, आप आज तक किसी सऊदी के घर के अंदर एंटर किए हैं? मैंने कहा साहब मैं आज तक किसी सऊदी के घर के अंदर नहीं घुसा हूँ। हाँ, जो मेरा कफील है उसका जो बाहर वाला आंगन वाला जो हिस्सा रहता वहाँ तक तो गया हूँ, लेकिन आज तक उसको भी मैंने क्रॉस नहीं किया है। फिर उसने अगला सवाल किया कि आज तक आपने अपने कफील की औरत को, लड़की को कभी कंगन उंगन पहने या सोना पहने देखा? तो मैंने कहा माशाल्लाह वो पर्दे में रहती थी, मैंने तो कभी नहीं देखा उनको सोना वोना पहने हुए। फिर उसके बाद वो बंदा बोलता है कि आपके कमरे के अंदर एक सोने की अंगूठी मिली, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? मैंने कहा वो अंगूठी कहाँ से आई, कैसे आई, मैं इसके बारे में नहीं जानता। अंगूठी मेरे कमरे में मिली है, मेरे फिंगर चेक कराओ और कोई सीसीटीवी फुटेज हो वो दिखाओ। तो वो बाद में बोलता है जज कि आप कुछ और कहना चाहते हो? मैं घबरा गया। मैंने कहा इसका मतलब ये अब सजा देगा मुझे। जब उन्होंने बोला ना कि कुछ और कहना चाहते हो, मैंने कहा ये पक्का पेल देगा मुझे, अब जेल में डाल देगा ये कई साल के लिए।
दिमाग में मैं साहब यही बात कहना चाहता हूँ कि आपने बताया मेरे कमरे के अंदर सोने की अंगूठी मिली, मैं फिर से ये बोलूँगा कि मेरे फिंगर चेक करा लो, कोई सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, और अगर वो भी नहीं है तो मैं अपना नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा मैं अपना नार्को टेस्ट दे सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं अपने आप को क्या साबित करूँ जब मैंने चोरी की ही नहीं है। वो बंदे ने अपना क्या किया, वो उसको बोला, जो तर्जमे वाला था ट्रांसलेटर, उसको बोला कि इससे बोलो कि मैंने इसको बाइज्जत रिहा कर दिया। अच्छा। उनने बाइज्जत रिहा कर दिया। भाई वहाँ से मैं बाहर निकला, जेल में आया। हथकड़ियों के साथ जेल में आई? हाँ, क्योंकि वो तब तक नहीं छोड़ते जब तक अपनी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर लें। अच्छा। और जेल में लेकर, क्योंकि जेल में जब तक कागज नहीं आएगा कोर्ट से तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद उस बंदे ने, पुलिस वाले ने मुझे जेल में छोड़ दिया। जेल में छोड़ा, छोड़ने के बाद तकरीबन 3.5 घंटे के बाद लेटर आ गया बाहर जाने का। मैं सबसे मिला, भाई राजी खुशी। 5.5 महीने हुए थे? हाँ, 5.5 महीने हो गए थे। राजी खुशी सबसे मिला। मिलने के बाद बाहर निकला तो अंधेरा हो गया था। भाई 5.5 महीने के बाद मुंह ऊपर उठा के देखा, चांद तारे देखे, ओह क्या मजा अच्छा, आया। 5.5 महीने से कुछ नहीं देखा था? भाई 5.5 महीने में तरस गया था चांद तारे कैसे होते हैं ये देखने के लिए। और कभी उस बैरिंग के अंदर कभी लाइट नहीं गई। सबसे बड़ी बात ये थी कि साहब 10x6 की जगह में 18 ट्यूबलाइटें लगा रखी थी। बंदे की आंख पर लाइट ही जल रही, कभी अंधेरा नहीं देखा वहां मैंने। 5.5 महीने के बाद अंधेरा देखा, चांद तारे देखे। जो जेल में उस टाइम पे खाना मिलता था, वो ऐसा खाना कभी सऊदी में बाहर कभी खाया फिर, जेल से पहले जेल के बाद? नहीं, मैंने सऊदी के जेल के अंदर वो चीजें बैठ के खा ली जो कभी मैंने बाहर नहीं खाई। भाई एक चाय होती है करकदे करके, एक चाय आती है करकदे करके, मैंने बाहर उसका नाम तक नहीं सुना था, वो जेल के अंदर मैंने बैठ के पी। हालांकि वो हुकूमत की तरफ से नहीं थी। शाम को हम लोगों की पार्टी बैठती थी, पार्टी लगती थी बाकायदा। जो सऊदी हमारे 2-4 दोस्त बन गए थे, तो क्या था, अंदर एक दुकान भी थी, बैरिंग के अंदर ही साथ में एक दुकान थी कि आपको जो चाहिए, सिगरेट मिलती थी। नशे के नाम पे सिगरेट मिल जाती है वहाँ, बाकी नशे के नाम पे कुछ फ्री? नहीं, फ्री नहीं। 15 रियाल की एक डिब्बी होती, जो डिब्बी बाहर 20 रियाल की मिलती है, वहाँ वो डिब्बी जेल के अंदर 15 रियाल की है। ये खासियत थी। तो अब हम लोगों के पास तो इतने पैसे होते नहीं थे, तो सऊदी जो था बेचारा चाय, खजूर, अंदर से बिस्किट, नमकीन वगैरह खरीद लेता था, वही खाते थे। अच्छा, खाना वहाँ का ऐसा होता है, उसमें ना नमक होगा ना मिर्च होगी। यानी कि वहाँ का आदमी जो खाता है उस हिसाब का, हमारे इंडिया वालों को तो भाई तीखा खाना चाहिए। लेकिन वो बंदा क्या करते थे, वो बंदे जो जेल में उनको खाना आएगा तो सऊदी के हिसाब से आएगा, क्योंकि वहाँ की कंट्री है, तो नमक मिर्च बहुत ना के बराबर होता था उसमें। तो कभी कभी हमारा चटपटा खाने का दिल होता था, जैसे कि यार लगता था यार कुछ तीखा खाने को मिल जाए, तो ये अपना जो चिप्स का पैकेट आता है, ये चिप्स का पैकेट हम लिया करते थे। और पानी तो वहाँ गर्म मिलता ही है, वहाँ गर्म पानी जो है, इसलिए चाय बनाने के लिए जो रहता था बैरिंग के अंदर, उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, गर्म पानी भी मिलता था और वैसा पानी। लेकिन जो रिमांड वाले दिन थे भाई, वो 8 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे थे। तो चिप्स का पैकेट लिया हमने, और उसमें मुश्किल से इतना सा पानी डालते थे, और उसको बंद करा, बढ़िया करके गर्म पानी से घोटा, वो बिल्कुल आलू के सब्जी की तरह तैयार हो जाता था। उससे रोटी खाते थे, तब थोड़ा स्वाद आता था कि चिप्स से? हाँ, चिप्स में थोड़ा सा गर्म पानी डाला, उसको बढ़िया करके रगड़ा, तो वो आलू की सब्जी की तरह बन जाता था। उससे रोटी खाते थे, मज़ा आता था यार। भाई जब हमारे तरीके का खाना नहीं मिल रहा है, वही मिल जाता था, मज़ा आता था। तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मैं जेल से बाहर निकला, जब चांद तारे देख लिए, खूब जी भर गए, और फिर हाथ पैरों को देखा, आज हथकड़ी उथकड़ी कुछ नहीं थी, पैर में बेड़ी कुछ नहीं। बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद एक टेंशन ये होगी कि अब मैं जाऊंगा कहाँ। फिर मैं पुलिस वाले से पूछा, मैंने भाई मैं जाऊँ कहाँ? तो वो बोला, भाई मुझे नहीं पता, जज ने तुझे आज़ाद कर दिया, तू कहीं भी जा। तो मैंने कहा अब मैं जाऊँगा कहाँ, बड़ी दिक्कत। फिर मैं यार
चलो चलते हैं किदरी को, जहाँ पहले अपना रहते थे, रूम वूम था उधर के लिए बढ़े। मैं करीब उस जेल से मेरा रूम 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था, और मैं 1.5 किलोमीटर चलाऊंगा, वही जो मेरा कफील था वो मुझे रास्ते में ही मिला। मालिक गाड़ी से आ रहा था? गाड़ी से आ रहा था भाई, और उनने मुझे देखा गाड़ी में, तुरंत ब्रेक मारे और मुझसे बोला तू बाहर कैसे आ गया। और ले शंता इतला बर्रा, तू बाहर कैसे आ गया। मैंने कहा भाई मुझे जज ने छोड़ दिया, मैं गया था कोर्ट गया था, जज ने मुझे छोड़ दिया। बोले कैसे छोड़ा। मैंने भाई मुझे क्या पता कैसे छोड़ा, मेरी तारीख थी वहाँ, बातचीत हुई, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उनने क्या किया, मुझे जबरिया फिर गाड़ी में बिठाला। मारे मुरे भी? ना ना मारा नहीं, मार नहीं सकता भाई वहाँ ऐसे कोई। अच्छा। हाँ, हिम्मत नहीं है किसी की। अगर आप कमजोर बन गए तब तो कोई भी आपको दबा ले जाएगा। और मारते कैसे हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, कौन लोग पिट जाते हैं वहाँ पर वो भी मैं आपको बताऊंगा। उनने मुझे गाड़ी में बिठाला, और बिठालने के बाद सीधा कहाँ लेके गया, जेल में। उसको ये था ना कि भी भाग गया हुए? हाँ, जेल में लेके गया और बोलता है इसको अंदर डालो। वो पुलिस वाला बोला भाई तू पागल है, जब जिसने छोड़ दिया तो मैं कैसे अंदर डालूं। भाई मैं अंदर नहीं डाल सकता। उसने यार मेरे को वहां पे बोला तू मुझे देख मत जाना ना, मैं तुझे मार दूंगा। वो यार उनने बात नहीं करी ना, उनने अपनी गाड़ी उठाई और वो तो चला गया। अब मैं पुलिस वाले से बोलूं, मैंने कहा यार कहीं ये मुझे मारे। बोला ला अंत माफी खो। पुलिस वाला बोला डर मत, यहाँ कोई किसी को नहीं मारेगा। अब मेरा जो भाई था ना रियाद में, मेरा मोबाइल तो सारा जमा था, मोबाइल और पर्स नहीं दिया था, बोले कल मिलेगा 10 बजे। और मेरा रुकना हुआ उस दिन बहुत जरूरत था, क्योंकि मुझे अपना मोबाइल और पर्स लेना था, ना तो मैं उसी रात में निकल जाता। फिर उसके बाद मैं अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने भाई यार ऐसी ऐसी बात है, अब बता मैं क्या करूं। तो भाई बोला यहाँ आ जा। मैंने भाई मोबाइल और पर्स नहीं मिला है। तो बोले ऐसा कर रात भर का इंतजाम देख ले भाई, कहीं रुक जा वहाँ, सुबह को आ जाइयो। तो मैंने कहा ठीक है भाई करते हैं कुछ। उसके बाद मैं वहाँ से निकला, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो ये मेरे ऊपर कोई दूसरा केस लगा दे, हो सकता है कोई छेड़छाड़ का आदमी के अपनी लड़की उड़की लेकर आ जाए, कोई दिक्कत कर दे। तो उससे पहले वहीं से एक रास्ता जहाँ हमारा थाना लगता था, वहाँ का मैं थाने में चला गया। मैं थाने में पहुँचा, और पहुँचने के बाद मैं पुलिस वाले से गया, मैंने भाई ऐसी ऐसी बात है, जज ने मुझे छोड़ दिया, मेरा कफील जो है मुझे रखने के लिए मना कर रहा है, और वो कह रहा है मैं तुझे मार दूंगा, मेरी जान को खतरा, बता मैं क्या करूं। तो बोला एक काम कर, तू अपने किसी दोस्त के घर पर रुक जा रात को, बाकी अब तूने मुझसे बोल दिया तेरे ऊपर कुछ नहीं आएगी, तू कहीं पे भी जा कुछ नहीं होगा तेरे साथ। जब पुलिस वाले ने इतना बोल दिया ठीक है भाई। फिर वहाँ से मैं निकला, जहाँ मैं रहता था मेरा कमरा था उधर के लिए। मैंने कहा यार इधर जाऊंगा तो कहीं और दिक्कत ना हो जाए। तो उससे पहले एक अपने जैसे छोटे छोटी चाय की दुकानें होती हैं, छोटे छोटे होटल होते हैं, तो वहाँ पर लोग बैठे रहते हैं। तो मैंने एक बंदे को फ़ोन किया, मैंने यार भाई मुझे रात रुकना है, मैं जेल से छूट कर आया हूँ। तो बोला भाई मैं तो हूँ नहीं, मैं तो दम्माम में हूँ। उन्होंने बताया मैं 250-300 किलोमीटर दूर हूँ। तो बोला तू एक काम कर वहाँ चला जा, वहाँ बूफिया बोलते हैं चाय की छोटी दुकानों को, छोटे होटल को बूफिया बोलते हैं। बोले बूफिया पे चला जा, वहाँ देख ले कोई मिल जाए। मैं गया यार, जो बंदा कभी जेल ना गया हो और वो जेल काट के जब बाहर आया, किसी के सामने जाते हुए भी हिम्मत ना पड़ा, वो भी चोरी का केस है यार। सही बात है। मतलब वहाँ लोगों को पता था कि ये आदमी शरीर खाम का फंसा दिया इसको? हाँ सबको मालूम था, सबको मालूम था, सबको ये पता था कि बंदे को जो है बेफालतू में फंसाया गया। और जितने भी मेरे जानने पहचानने वाले थे सबको ये मालूम था। जब मैं वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद बूफिया पे, तो मेरठ के 2 लड़के थे, एक लड़के को मैं जानता था, एक को नहीं जानता था। यानी कि वो खाली जब हम बच्चों को स्कूल लेके जाते थे गाड़ी तो हलो हाय हो जाती थी, जैसे ड्राइवर मिल लिया। तो उस बंदे ने जैसे मुझे देखा तो वो देख के खड़ा हो गया, अरे मेरे भाई क्या हाल है, और हमने सुना तेरे साथ ऐसा। जब उसने ऐसा बोला आपने सोच ले रात खटकी होगी, रात खटकी मेरी। मैंने हाँ, और भाई उनने गले लगाया मुझे और बोला कब छूटा। मैंने ये अभी छूट के बस आ ही रहा हूँ। तो मैंने देख भाई मुझे रात रुकना, मेरा पर्स और मोबाइल ऐसी बात है, अमानत में जमा है, सुबह को मिलेगा। तो बोला कुछ खाया पिया। मैंने भाई शाम का, दोपहर का तो खा लिया, शाम का नहीं खाया। तो उसने उसी होटल पे मुझे खाना खिलाया, 5 दिन 6 रियाल का खाना खिलवाया।
और मैंने भाई तू रात को रुकने का इंतज़ाम कर। बोला करेंगे इंतज़ाम, बिल्कुल टेंशन ना ले। उसके बाद उस बंदे ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठालने के बाद, अच्छा हम जब जेल से जब बाहर निकले थे तो वो कपड़े जो थे, यानी कि जो कैदी उतारते हैं बस वही पड़े रहते हैं, उसमें से जो तुम्हें अच्छे लगे तो वही किसी का पैजामा और किसी की टी शर्ट पहन के अपना तन ढाक के निकल लिए थे। तो वो बंदा बोला भाई यार कपड़े तो बहुत बुरे पहने हुए हैं। मैंने कहा भाई जो मिले वो पहन लिए, कोई बात नहीं। उसके बाद वो अपने कमरे पे लेके गया, वहाँ उन्होंने मुझे अपना साबुन शैम्पू सब कुछ दिया। बोला भाई पहले तो रात का टाइम था, 9 का टाइम हो गया था। बोला पहले फ्रेश हो ले भाई। मैं फ्रेश हुआ, उस बंदे ने अपने एक जोड़ कपड़े दिए मुझे, बोला भाई ये पहने। लेकिन उसका कमरा इतना बड़ा था कि हमारे यहाँ की कब्र बड़ी होती है आदमी की। क्या बात कर क्यों, ड्राइवर के कमरे 90% ड्राइवरों के जो कमरे होते हैं सऊदी में, आप जब किसी से भी पूछेंगे ड्राइवर से, 90% कमरे ऐसे होते हैं कि उनके कमरे में टांग रखने की जगह नहीं होती है। यानी खाली एक बेड पड़ा होगा, बाजे तो बेड पर बैठ के बेचारे खाना बनाते हैं और बेड से उतर के बाथरूम जाते हैं। इतने बड़े कमरे होते हैं। तो उसका कमरा सेम इसी टाइप का था। तो मैंने यार यहाँ तो नहीं रुक सकते। तो मेरे कमरे के जस्ट पीछे एक दिल्ली का लड़का था, फुरकान नाम का। उसको फ़ोन करा उसने, बोले फुरकान भाई रागिब जेल से छूट का आया, ऐसी बात है और इसको रात रुकना। उसका कमरा काफ़ी बड़ा था। तो वो बोला कोई बात नहीं आ जाओ। और भाई रात को 10 बजे मैं उसके कमरे में चुपचाप जाके लेट गया। रात काटी, सुबह हुई। सुबह होने के बाद 7:30 बजे वही बंदा जो मुझे अंदर जो उसके कमरे पर छोड़ के गया, होटल पर जो मिला था, 7:30 बजे ठीक वो बंदा मेरे पास आ गया। बोला हाँ भाई चलें। तो मैंने कहा भाई 10 बजे सामान मिलेगा, अभी 7:30 बजे है। तो बोला यार मेरी ड्यूटी लग जाएगी और फिर मैं पता नहीं कितने टाइम हो, फिर हुआ या नहीं हुआ, फिर मैं तुझे छोड़ नहीं पाऊँगा। तो मैंने चले एक काम कर, 2 मिनट रुक। मैं 2 मिनट में तैयार हुआ, अपने उसकी गाड़ी में बैठा। 8 बजे के टाइम उन्होंने मुझे जेल के सामने ले जाकर उतार दिया। अब मैं इंतज़ार करने लगा कि 10 बजेंगे तब मैं अपना सामान लूँगा और मैं रियाद निकल जाऊँगा भाई के पास। भाई से मैंने पैसे भी मंगा लिए थे, 150 रियाल। मैंने कहा कहीं इधर से ना मिले पैसे तो पैसे किराए के लिए होना चाहिए। उससे पैसे लिए, वो जो लड़का था मेरठ वाला उसी के खाते में डलवाए, तो उससे पैसे लिए, उसे मैंने भेज दिया। मैं इंतज़ार किया, 10 बजे अमानत खुली, मेरे पास रसीद थी, मैंने वो रसीद दी। रसीद के ज़रिए जो मेरे पैसे और मोबाइल था और पर्स सारा सब कुछ मुझे मिल गया। फिर मैंने एक टैक्सी वाले को फ़ोन किया, टैक्सी वाले का नंबर था मेरे पास। भाई मुझे रियाद जाना। बोला 70-80 रियाल लिए उसने। बोला 80 रियाल लूँगा और शेयरिंग में जाएगी, 5 लोग जाएंगे। कोई बात नहीं भाई। जब मोबाइल मिला है ना, और मोबाइल जैसे ही खोला, लोगों के कॉल आना चालू। कौन से लोगों की? जो मेरे यार दोस्त थे। अच्छा, वहाँ के रहने वाले? ना और इंडिया से। अच्छा, इनको पता था कि छूट गया? न पता, जब भाई बंदों ने फेसबुक पर ऑनलाइन देखा ना, हाँ तो जो मेरे चाहने वाले थे, हाँ, उन लोगों ने फ़ोन करना चालू कर दिया। लेकिन एक ख़ास बात उसमें ये रही कि मेरे ख़ानदान का कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसने मेरे पास फ़ोन किया हो। जब तक मेरे ऊपर बहुत बुरे दिन आए, जेल से छूटने के बाद भी, जेल के अंदर भी। लेकिन मेरा एक चाचा जो सबसे बड़ा है, वो कभी कभार फ़ोन कर लेते थे। बाकी एक चचेरा चाचा था मेरा, हाँ, जबकि वो हमारे गांव में भी नहीं रहता है, वसीम नाम उसका। तो वो यानी कि हमारी उम्र का ही है। एक वो बंदा फ़ोन कर लेता था, और एक मेरी माँ थी, और 2 मेरे भाई थे जो मुझसे फ़ोन से लगातार बात करते रहते थे। और एक अटल सिंह चौहान जी, यानी कि चौहान साहब। तो जब मैं जेल से छूट गया तो सीटू भाई का तो ये रोल था कि हर तीसरे दिन फ़ोन करना ही करना था, कोई खबर ले ना ले, उस बंदे को खबर लेनी थी। तो कोई बात नहीं। तो ये लोग थे जो गिनती के लोग थे। बाकी मेरे गांव के हर अच्छे बुरे आदमी ने मेरे पास कॉल की, लेकिन अफसोस इस बात का रहा, उस बुरे वक्त में मेरे खानदान का कोई व्यक्ति मेरे साथ। जो गांव वाले फ़ोन करते थे, कभी गांव में किसी से पैसे भी मांगे उस पूरे टाइम में? उस टाइम पे पैसों की सपोर्ट किसने करी आपको? पैसे की सपोर्ट एक चौहान साहब ने की। अटल भाई ने? हाँ। कितने पैसे दिए होंगे अपना?
नहीं नहीं, मैंने हिसाब नहीं लगाया, लेकिन जब जब मैंने पैसे की ज़रूरत पड़ी, घर पे ज़रूरत पड़ी, क्यों घर में भी कोई करने वाला नहीं, मैं अकेला, 2 भाई छोटे हैं, घर पे भी ज़रूरत पड़ी, मैं फ़ोन करता था, सीटू भाई घर पर 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मेरा फ़ोन करने से पहले मेरे घर पे पैसे पहुंच जाते थे। ये सीटू भाई का मैं धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और एक बंदा था नौशाद नाम का, जो हमारा दोस्त है, सीटू भाई का भी दोस्त है, उस बंदे ने वहाँ पर सऊदी में मदद करी थी पैसों को लेके कि भाई तू कैसे भी करके घर पहुँच जा, पैसे मैं दे देता हूँ। एक वो बंदा था, बाकी पैसों के नाम पे किसी ने मदद नहीं की। बुआ के लड़के ने तब मदद करी, बुआ का लड़का बात करता था, बुआ के दोनों बच्चे बात करते थे, बुआ भी बात करती थी, लेकिन बुआ के लड़के को जब यहाँ दिल्ली जाने की बात आई, विदेश मंत्रालय में मैंने भेजा था, तो बुआ के लड़के ने बड़ी दौड़ भाग करी। तो उसके बाद जब मैं गाड़ी में बैठा, रियाद पहुंचा, रियाद में ताऊ का लड़का था, उसके पास पहुंचा। पहुंचने के बाद सगे ताऊ का लड़का, सगे ताऊ का नहीं, दूर का, यानी कि रिश्तेदारी ताऊ। अच्छा अच्छा, हाँ, यानी खास रिश्तेदारी में ताऊ का लड़का। सलाम दुआ हुआ और उनके कमरे पर पहुंचे। पहुंचने के बाद वहाँ पता चला कि एक बंदा इसके कमरे में और रह रहा है, उसके ऊपर भी एक केस लगा हुआ है। और वो कमरा कंपनी का कमरा, उसके अंदर 4 कंपनी के बंदे और 2 हम मुजरिम, यानी कि एक बंदा और है जिसके ऊपर केस लगा हुआ है। वो भी आप ही की तरह था? वो भी, उसके ऊपर केस था 20,000 रियाल का। 20,000 रियाल, यानी उसका कफील कहता था कि 20,000 रियाल मुझे दे दे और मैं तुझे घर भेज दूंगा। इस चीज़ का केस डाला हुआ था, और वो बेचारा केस कम से कम मेरे हिसाब से 4 साढ़े 4 साल केस लड़ा है। 3 साल तो मेरे सामने हो गए थे, 3 साल से वो केस लड़ रहा था, लेकिन उस बेचारे का केस फाइनल होने में नहीं आ रहा था। और 20,000 रियाल का केस कोई बड़ा केस नहीं हुआ मेरे ऊपर। जब मैं उससे मिला तो मैंने कहा, हाँ भाई, बोला मैं 3.5 साल हो गई हूँ, मेरे ऊपर 20,000 रियाल का केस है। तो मैंने, तेरे ऊपर तो सिर्फ 20,000 रियाल का है, मेरे ऊपर तो 5 किलो का है, मैं कितने साल में जाऊंगा घर? भाई तो ये 3.5 साल हो गई लड़ते हुए। अमान नाम था उसका। तो बोला कोई बात नहीं यार, बड़ी मीटिंगें करते रहते। तो उसका फिर मैं अपने भाई से बोला, एक वकील था वहाँ पर, मैंने कहा यार चल उससे मशवरा करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो वकील बोला जहाँ तक है निपट जाएगा, और अभी इसमें टाइम। तो अब वहाँ के वकील क्या, उनकी बातें कुछ समझ में नहीं आई। 3-4 दिन रहे। 4 दिन के बाद मैं भाई से बोला, मैंने भाई मैंने तो घर जाना है। मैं तो यही समझ रहा था कि मैं जेल से निकल आया, मैं तो घर चला जाऊँगा। घर जाने का प्रोसेस क्या रहेगा? हाँ, तो बोले एग्जिट लगवाना पड़ेगा, एम्बेसी एग्जिट लगाएगी, वाइट पासपोर्ट बनेगा, एग्जिट लगेगा, तब घर जा सकते हो। मैं क्या यार, ठीक है। एम्बेसी पहुँचे, भाई को साथ में लेके गए, तो उनको पूरा मामला जाकर बताया कि ऐसी ऐसी बात थी, मैं जेल में बंद था और मैं घर जाना चाहता हूँ। मतलब 50% लोगों के साथ जो आपके साथ हुआ ऐसा ही होता है। उनको सऊदी वालों को फ्री के मजदूर चाहिए, फ्री के भी चाहिए। एक मैं तुम्हें किस्सा बताता हूँ फ्री के मजदूरों वाला। जब मैं सऊदी पहुंचा ही था 2 या 2.5 महीने हुए होंगे मुझे। वहां पर एक बंदा मिला, इंडिया का ही था अपने, इतने लंबे बाल उसके बेचारे। अच्छा। और करीब 1-1.5 इंच लंबे नाखून। बाहर मिला और रोता फिर जाता। तो हम लोगों ने देखा, हमने कहा यार ये कौन है, पागल है या कौन है। लेकिन जब वो हिंदी बोला, अरे हमने कोई इंडिया का बंदा है, ये फंस गया है इसका मतलब, या यहाँ पर आकर मानसिक संतुलन खो बैठा है। तो हमारे एक दोस्त थे, मैं उनको बुलाया, उन्होंने 2-4 को और बुलाया, बिठाल के बात करी। तो उसने बताया कि हम 2 लोग सऊदी आए थे। अच्छा, एक जो मेरे, आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये बनावटी किस्सा, तो एक फिल्म आई है द गॉड लाइफ, मैंने कल ही सुना है उसके बारे में। द गॉड लाइफ एक फिल्म आई है। किस पे है ये फिल्म, कौन से प्लेटफॉर्म पे है? ये सऊदी पे ही है, और बंदे वो जाते नहीं, OTT पे है, कौन से प्लेटफॉर्म, अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स? नहीं, यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएगी आपको। अच्छा, मैंने भी सुना है इस फिल्म के बारे में। हाँ, द गॉड लाइफ आप फिल्म देखेंगे, आपके रूठे खड़े हो जाएंगे। हाँ, वो 2 पता नहीं कर्नाटक केरला कहाँ के बंदे थे। केरला के बंदे थे, और वो बेचारे गए किसी और काम पे थे, उनको बकरियों के काम पे लगा दिया। एक बंदे की डेथ भी हो जाती है। एक बंदे की चलते चलते वहां से भाग रहे हैं, जिसका पैर तोड़ा था उसकी डेथ हो जाती है। और उसमें
में उन लोगों का साथ देता है एक साउथ अफ्रीका का काला आदमी, और वो मोस्ट वांटेड था, हाँ है ना? हाँ। तो आपको सऊदी जाने से पहले एक मेरा पॉडकास्ट और एक ये फिल्म जरूर देख लेना चाहिए, उसके बाद ही आप सऊदी के अंदर सोच समझ के कदम। तो जब वो बंदा मिला तो मैंने, भाई क्या बात हुई, कैसे परेशान, तो वो रोए जाए। तो मैं, भाई तेरे पास तेरे घर का कोई नंबर, यानी कि हालत ऐसी हो गई थी कि बंदा पागल हो गया हो। तो पहले हम लोगों ने उसको बढ़िया तरीके से नहलाया धुलाया, खाना वाना खिलाया, हम रिलैक्स हो जा भाई, टेंशन ना ले, अब हम हैं यहाँ, तेरे साथ 10 बंदे हैं, जो होगा हम करेंगे तेरे। उनने खाना खाया, बाल उल कटवाया, नाखून उखून कटवा के उसको बढ़िया करके। मैं, भाई अब तू ये बता तेरे घर का कोई नंबर है? बोला, भाई मैं सब कुछ भूले बैठा हूँ। उसके पास एक पर्ची थी जो उसके साथ में वहाँ से इंडिया से बंदा आया था। बोले ये उसके दुकान का नंबर है जहाँ वो काम करता है। अच्छा। और वो जो मेरे साथ में आया था, यही नंबर है, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसको ये याद है इंडिया में कहाँ से हूँ? हाँ, बाकी सब पूरा परिवार कहाँ से है कहाँ से नहीं, सब कुछ याद था उसको, लेकिन नंबर एक ही था। क्या अब हम ये सोचे कि इसके घर का नंबर कैसे मिलेगा, ठीक बात है, इसकी बात कैसे करा जाए। अच्छा, उसके घर वाले ये सोच रहे थे कि हमारे बंदे से जब 3 साल से बात नहीं हुई तो हमारा बंदा मर गया। तो पहले उसका नंबर से और उस दुकान का नंबर लगाया, उस भाई से उसकी बात कराई। तो वो भाई बोलता हम तो ये समझ रहे थे कि भाई तूने कोई ना घर पर कॉल की है ना तूने हमसे बात की, हम तो ये समझ रहे थे। कहाँ का रहने वाला था वो? वो रहने वाला था इधर चेन्नई साइड का था। अच्छा। हिंदी जानता था ठीक ठाक। तो एम्बेसी वाला बोलता है कि भाई तेरे ऊपर जो केस है वो अभी फाइनल नहीं है। अच्छा। जब एम्बेसी के अंदर गए, जब तहकीकात करी है उसकी, तो उन्होंने बोला कि भाई ये फाइनल नहीं है, हाँ। और इसको अभी 30 दिन का टाइम लगेगा। मैं, ठीक है भाई 30 दिन का टाइम लगेगा। तो मैं भाई का मुंह देखा, भाई बोलता है कोई बात नहीं 30 दिन का टाइम है। और बोला, फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसा तो नहीं दोबारा जेल हो जाएगी? बोला ना, 90% तो नहीं होगी, 10% कह नहीं सकता। मैंने 10% अभी भी खतरा है। हाँ। तो कोई बात नहीं, मैंने ये फाइनल कितने दिन में हो जाएगा? जब उनने कागजात देखा, बोले ये 30 दिन के अंदर अगर तुम्हारा कफील अपील नहीं करता है तब ये फाइनल हो जाएगा। इसी कोर्ट में अपील नहीं करता, ऊपर वाले कोर्ट में? ऊपर वाले कोर्ट। कोर्ट कितनी होती है वहाँ पे? वहाँ सेम है कि जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 3 कोर्ट हैं। 3 कोर्ट हैं। ठीक है। उसके बाद हम भाई के साथ अपने कमरे पे चले गए, वहाँ रहने लगे। आपने वो उस लड़के का नहीं बताया कि वो लड़का कहाँ का था? उसके बाद आपने उसका किया क्या? जो बड़े वाला जिसके नाखून काटे थे? वो तो वो बड़े, हाँ उसके नाखून वो ने, तो उसके फिर उसकी बात कराई तो उन्होंने उसके घर का नंबर दिया। हाँ, घर बात करी, घर वाले बोल रहे थे कि भाई हमारे को तो लगा था कि ये तो मर गया होगा। ये तो मर गया होगा। हाँ। भाई उसके बाद वो हम लोगों ने क्या कि आप उनके घर वालों को हमने एक दिलासा दिया कि आप टेंशन ना लें, और ये भाई हमारे पास है, इसको हम जैसे भी होगा जो भी पॉसिबल हेल्प होगी हम इसको घर भेजने। पता लगा उस लड़के के ऊपर कोई केस था? क्या था क्या नहीं था? केस नहीं था। उसकी कहानी बड़ी दुख भरी थी। उसकी कहानी ये थी कि जब वो बंदा सऊदी के लिए आया और वहाँ काम करने के लिए पहुँचा, तो उस बंदे ने कि जब वो बंदा सऊदी गया था काम करने के लिए, तो उसका वीज़ा जो था वो वेल्डिंग का वीज़ा था, लेकिन उसको पता नहीं एयरपोर्ट से ही किडनैप कर लिया। क्या हुआ, उसको लेके गए एक मजरे में जहाँ बकरियाँ ऊँट वगैरह ये चुनते हैं। तो वो बता रहा कि मुझे यार वहाँ उन लोगों ने पकड़ लिया और उन लोगों ने मुझसे ऊँट चरवाए। तो मैंने भागने की कोशिश करी एक बार, तो बोले जैसे ही मैं भागा तो वही सीन के उनने पैरों के निशान से, यानी कि रोड से बहुत अंदर था वो बंदा भी, वो पकड़ लाया उसको। फिर उसने क्या किया कि एक जंजीर लेकर आया, उसके पैर में बांध दी, इतनी बड़ी जंजीर के भाई ये पूरे इलाके में घूम जाए, इतनी बड़ी जंजीर बांधी। तो बोला यार मैं बड़ा परेशान कि खाना ऐसे फेंक कर देता था और जो ऊँट पानी पीते थे वो पानी पीता था। बोला मैं जिंदा कैसे हूँ मुझे ये नहीं पता। और बोले मेरे पैर में इतनी बड़ी जंजीर थी कि जहाँ तक मेरे जानवर जाएं वहाँ तक मेरी जंजीर चली जाए और मैं उनको घेर कर ला के एक जगह खड़ा कर सकूँ। तो मैंने कहा भाई फिर? तो बोला भाई 1.5 साल लगा मुझे जंजीर काटने में। बोले रात को मैं पूरी रात पीटता था उसको। बोले फिर वो एक दिन वो जंजीर टूट गई और बोला फिर मैं भागता हूँ। फिर वो वहाँ से भागा, लेकिन कम वक्त उसका वो कफील यानी कि जिसके वो अंडर में था, उनने कहा कि बंदा नहीं है, जंजीर तोड़ कर भाग गया। वो पैरों के निशान के जरिए उनने गाड़ी दौड़ाना चालू की
उसको फिर पकड़ लाया। क्या बात कर रहा हूँ, मतलब 1.5 साल में उसने जंजीर तोड़ी, आराम आराम से करके वो भागा और पैरों के निशान के पीछे वो चला के फिर पकड़ दिया उसको। फिर पकड़ लिया उस बेचारे को। अब मेरे को ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे को एक बात बताओ, ये बंदे इनके अंदर दिल नहीं होता क्या, दया नहीं होती किसी के नाम? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये पहली चीज अपनी माँ का दूध नहीं पीते और ऊँट का गोश्त खाते हैं, ऊँट का मीट खाते हैं। इनके दिल के अंदर रहम नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने एक बात बहुत पहले कही थी और वो बात आज भी किताबों में लिखी हुई है कि आप लोग इनके ऊपर भरोसा मत करना। किन के ऊपर? ये सऊदी के जो लोग हैं, अच्छा, इनके ऊपर कभी भी आप सऊदी के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर भरोसा मत करो। कभी भरोसा। वो कहते थे, उन्होंने ऐसे करके लिखा कि जिन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। क्या नाम बताया आपने? प्रॉफेट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद। हाँ, यानी मोहम्मद जिनके वजह से इस्लाम धर्म की ग्रोथ हुई और इस्लाम धर्म जिनके नाम से जाना जाता है, उन्होंने साफ बात लिखी हुई कि इन लोगों के ऊपर भरोसा मत करना। और ये वो लोग हैं कि ताइफ के अंदर एक जगह है सऊदी के अंदर, ताइफ करके, तो मोहम्मद साहब जब गए वहाँ के लोगों को समझाने के लिए कि भाई तुम गलत काम मत किया करो, जुआ मत खेला करो, शराब मत पिया करो, ये सब चीज़ें गलत है, तो उन लोगों ने पत्थर मारे थे मोहम्मद साहब के ऊपर। अच्छा, पत्थर फेंक के। तो वो उन्होंने साहब मना कर दिया कि इन लोगों के ऊपर भरोसा मत करना। तो वो बंदा को फिर वो दोबारा पकड़ लाया, ठीक है, दोबारा पकड़ कर लेकर आया और फिर उसको फिर जंजीर से बांध दिया। बोलता भाई फिर 1 साल लगा उस जंजीर को काटने में, और बोला इस बार मैंने जंजीर रात को काटी है और मैं रात को जो भागा हूँ, तो बोला फिर मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा कि मैं कितनी स्पीड से भाग रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा था कि मौत मेरे पीछे पड़ी है और मैं मौत के आगे हूँ। बोला जैसी रोड पर पहुँचा तो अपने कोई पाकिस्तान का ड्राइवर था, गाड़ी लेकर उस रोड से ट्रक लेकर उनने हाथ दिया है और उसने उसी जगह के लिए बिठाला जहाँ हमारा कमरा था। अच्छा, जहाँ हमारा कमरा था। बोला भाई मैं तुझे वहाँ तक छोड़ सकता हूँ। उनने वहाँ पर ला के छोड़ दिया। मैंने कोई बात नहीं भाई, जैसे तैसे करके हमने पुलिस वालों से बात करी, एम्बेसी के जरिए कांटेक्ट करा, उसका जो भी खर्चा बनना था। तो हमारे मोहल्ले में जो इंडिया के ड्राइवर थे, हमने किसी से 50 रियाल लिए, किसी से 10 रियाल, किसी से 20, किसी से 100, यानी जिसकी जैसी सैलरी उसके हिसाब से, या जो जिसका जैसा दिल दे सकता है। फिर वो एग्जिट के लिए एग्जिट दिलवाया उसको। हाँ, उसको। और एग्जिट दिलवाने से पहले वो उसके कपिल के पास फिर वो नहीं ना, वो उसका कपिल ही नहीं था। कपिल ही नहीं था, उसके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं थे उसके। ना, ना। वो बंदा आया फिर उसको, ना जैसे इस मूवी में भी ऐसा ही है कि उसको भी किडनैप कर लिया था। हाँ, किडनैप कर लिया। फिर उसको अब उस बेचारे को पता ही नहीं था मेरा कफील कौन है। अच्छा, अब कोई बात नहीं, उस बेचारे के हमने एग्जिट लगवाया और पुलिस के जरिए एक तहरील जो सफ़र जेल होती है उसके जरिए वाइट पासपोर्ट बनवा के, और हमने उसको सफ़र जेल से पैसे जो हमने इकट्ठा करे, हमने भाई तू घर जाएगा इतने टाइम के बाद, कुछ तो होना चाहिए, हाँ, वो दे दवा के उसको रवाना कर दिया। चला गया। कितने दिन बाद घर गया वो? तो वो जब आपसे मिलने के बाद कितने दिन बाद घर गया वो? हमसे तहरील में तो वही 8 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि हमने तो उसको तहरील में छुड़वा दिया। अब वहाँ टाइम है कि 40 दिन के अंदर अंदर आपको भेज देती है जेल में। हाँ, जेल में अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है, आपके ऊपर कोई केस नहीं है, तो आप 40 दिन के अंदर अंदर जा सकते हो। जब मैं सफ़र जेल में था तो वहाँ ऐसे ऐसे बंदे थे कि आज आए और 2 दिन के बाद चले गए। क्या नाम था उस आदमी का? नाम यार मेरे को ध्यान नहीं रहा। हिंदू था, मुसलमान था? मुसलमान ही था वो भी। तो जब वहां से उस पैसे इकट्ठे करे तो सारे उसमें जो जिन ड्राइवरों से पैसे इकट्ठे करे उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे? सारे ही थे। सारे थे। सारे थे। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? यार क्यों ऑब्जेक्शन, हमारे देश का बंदा है। फिर यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं की क्यों आपस में इतना वो है नहीं, कि ये हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी पॉलिटिक्स है, मैं आपको पहले बताऊं कि हमारी पॉलिटिक्स ने सारा खेल खराब किया हुआ है। जब भी आज भी हम लोग, अभी मैं हरियाणा के अंदर हूँ और मेरे गांव का अगर कोई हिंदू आता है और यहाँ मिलता है तो मुझे वो खुशी होगी जैसे हम लोग बिछड़े हुए मिल गए। मैं भी तो वही बात बोल रहा हूँ। ऐसे देश में जहाँ भाई मतलब पल पल में जेल हो सकती है, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, जी और पैसे की इतनी किल्लत है, जी इतनी मजबूरी से लोग वहां पे रह रहे हैं, जी और फिर भी मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोगों ने उस आदमी की मदद करके, जी। चाहे 10 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए, उसको हिंदुस्तान अच्छा, हिंदुस्तान की एक खासियत ये भी है कि देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, अभी आपका एक्सीडेंट होता है या मेरा ही एक्सीडेंट होता है और जब मैं रोड पर गिरता हूं और वहां पर आप खड़े हुए हैं तो आप भाग के उठाते हैं
कि भाई ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, आप उस टाइम किसी का मजहब नहीं पूछते हैं। हाँ, नहीं पूछते। हाँ, नहीं ये पूछते। मेरे देश की खासियत है। हाँ, और हिंदुस्तान जो है आज भी अगर सोने की चिड़िया है तो वो इसीलिए है क्योंकि देश की आज़ादी में सभी का योगदान है। सभी का योगदान है। हाँ, सभी का योगदान है, सभी हिंदू का। मुस्लिम सिख ईसाई सारे। सभी लोगों ने दे, मतलब पूरा बढ़ चढ़ के मैं भाग लिया पॉलिटिक्स था। में जाना नहीं चाहता, हालांकि मैं कांग्रेस जिला से पीलीभीत हूँ, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा पॉडकास्ट जिस मौजू पे है, अगर आप दोबारा मौका देंगे तो मैं पॉलिटिक्स पे भी आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी जो मेरा टॉपिक है मैं उसी टॉपिक पे उसी पे बात करूँगा। सही बात, सही बात। तो उस बंदे को घर भेज दिया घर भेज दिया और सुकून मिला सबको क्या? भाई दिल को संतुष्टि मिली कि हमने कोई अच्छा काम किया। क्या कभी ये लगा कि भाई देखो इसको, जब आप इंडिया आए जी तो आपको कभी ये लगा कि देखो हमने 50 लोग, मतलब पहल तो किसी ना किसी ने करी उसकी, जी, अगर तुम उसको देखते नहीं, पहल नहीं करते तो हो जाता ही नहीं। नहीं वो बेचारा कहाँ भटकता फिरता, हो सकता है किसी और के जहाँ से मैं फंस जाता। आपको ने ये सोचा फिर कभी भगवान ने इसका फल दे दिया हो? भाई मैं आज बाहर निकल गया इस जेल से। कई बार मैं हालांकि अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करना चाहता, मेरा उसूल है कि मैंने एक संकल्प लिया हुआ है और मेरे दिल में एक बात है, मैं चाहता हूँ परमात्मा उस बात को पूरा करे। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। सही बात। और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं आप जब मेरे इलाके में जाएंगे, लोगों से तहकीकात करेंगे, तो मैं एक समाज सेवक आदमी हूँ और मैं किसी की शादी में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरा उसूल है ये है कि मैं लोगों के गम में सबसे पहले शरीक होता। सही बात। तो भगवान ने उस चीज़ का फल दिया। सही बात। ठीक है। और अगर मैं शायद अच्छे कर्म किए हुए नहीं होता तो हो सकता था कि मैं आज तुम लोगों के बीच में नहीं बैठा हुआ होता, कहीं और ही होता। उसके बाद जब मैं वहाँ एम्बेसी से 30 दिन हो गए, यानी कि मैं अपने भाई के रूम पर आ गया। उधर वो बंदा जिसके ऊपर गया, कभी उसकी तारीख आए तो मैं देखा करूँ कि ये भाई आज छूटेगा, तो बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन उसके जो कंपनी वाले थे मेरे भाई के, वो तू मैं करने लगे, क्यों रख रखा है, इधर उधर शिकायत करना, कंपनी में शिकायत करना कि इन्होंने ऐसे ऐसे बंदे रख रखे हैं। वो भी बेचारा पड़ा परेशान। तो हम लोग ऐसे रहते थे उस कमरे के अंदर भी अपने भाई के, जैसे कि यार जेल से बुरी स्थिति में आ गए फिर, कि वहाँ तो खेल कूद रहे थे, यहाँ तो खेलने कूदने के भी नहीं। तो मैंने कहा यार भाई, खाने का खर्चा कौन चलाता था? वही भाई दे रहा था। अच्छा, 30 दिन, फिर वो जब 30 दिन नजदीक नहीं आए? 30 दिन नहीं, 27 दिन नज़दीक आए। यानी 27 दिन पूरे हुए, 28वें दिन एक मैसेज आया मेरे पास कि आप घर नहीं जा सकते और आपका कफील ने आपके ऊपर अपील कर दी है दम्माम हाई कोर्ट में। अच्छा। दम्माम हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया। जब वो मैसेज आया तब हमने कहा यार अब क्या होगा। तो वहाँ पर एक ऐप है नर्जिस करके, तो नर्जिस की हमने वो बनाई हुई थी अपनी आईडी। तो जब नर्जिस पर जाके चेक किया तो हाँ, हमारी खिलाफ एक अपील हो चुकी है दम्माम हाई कोर्ट में, और उसकी तारीख कब जब मिलेगी तो उस नर्जिस पर आ जाएगा कि ये तारीख मिली है। हम रोज डेली चेक करते रहे। तो भाई 8 दिन के बाद, 2 महीने के बाद की तारीख मिली। अच्छा, 8 दिन के बाद? हाँ, 2 महीने की तारीख मिल गई? नहीं, 8 जैसे कि आज मैसेज आया, फिर 8 दिन के बाद फिर मैसेज आया कि 2 महीने के बाद आपकी तारीख है। वो दो महीने का टाइम था, उसमें आपका भाई भी परेशान हो गया होगा भाई, क्योंकि अब वैसे तो वो परेशान ना भी हो, हाँ, पर उसके ऊपर फाइन लगने का डर। फाइन लग गया, एक बार लगा 2000 रियाल का उसके ऊपर। 2000 रियाल? 2000 रियाल का। इंडिया के कितने हो गए? इंडिया के 44,000 रुपये। फिर वो तुमने बांटे आपस में या भाई ने भरे? भाई नहीं भरे, नहीं मांगे उसने। उसका बहुत योगदान रहा भाई, उसने इतना समझ लो कि यार सगा भाई नहीं करता जितना उसने किया हमारे लिए। कभी उनने पैसे नहीं मांगे, यहाँ तक कि मैं सिगरेट पीने। क्या नाम था उस भाई का? जावेद नाम था। कहाँ का रहने वाला है वो? मेरा बिल्कुल पड़ोसी है। यानी कि एक दीवार का फर्क है, लेकिन मुझे बहुत मानता है। तो जावेद भाई ने, मैं कहता था भाई, हालांकि हिम्मत नहीं हो, पैसे नहीं, सिगरेट पीने का मुझे शौक है, तो मैं सिगरेट तक के लिए पैसे ले लिया करता था। तो लेकिन जब ज़्यादा टाइम तक किसी के पास रहोगे तो वो भी मुँह टेढ़ा मेढ़ा, तो कभी कभी उनका दिमाग बीपी हाई हो जाता था, तो मैं खामोश हो जाता था कि भाई अपना टाइम गुजारना है। उसकी भी क्या गलती है? उसकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन उसके बाद 2 महीने के बाद जब मेरी हाई कोर्ट में तारीख लगी तो मैं बड़ा खुश था कि मैंने क्या
आज या तो फिर जेल होगी या आज कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो जब वो कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट में बातचीत चालू हुई, तो वही बातें जो पहले कोर्ट में हुई वो हाई कोर्ट में भी हुई, और इस बार उसको लाइव बुलाया हुआ था जो मेरा कपिल था। अच्छा। तो एंड में चेंजिंग ये आई, बाद में ये बात तय हो गई कि ऐसा है कि वो लड़का जो है उसने चोरी नहीं की है। तो वो फिर जज बोला ठीक है हम इससे कसम खिलवा लेते हैं, तू कसम पर राजी है मेरे? कभी बोला हाँ, अगर ये कसम खा लेगा मैं इसे छोड़ दूंगा। तो वो जज बोला भाई तुम कसम खाओगे? मैंने भाई तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, मुझे तू कहीं पर भी लेकर चल, किसी भी जगह पे मुझे कसम खिलवा ले, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। तो बोला नहीं ही कसम खा लो। मैंने ठीक है। तो बोला अल्लाह की कसम खानी, मैं नहीं खा लूँगा भाई, मैंने चोरी करी नहीं, मुझे कसम खाने में क्या जा रहा। मैं उनने 3 बार कसम खिलवाई कि अल्लाह की कसम खाता हूँ कि चोरी नहीं की। मैंने हाँ ठीक है मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी करी नहीं। ठीक है। उसके बाद बोला कि अगर इसके घर में चोरी हुई है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं ये भी कसम खाता हूँ। तो बोले मैं चोरों को जानता भी नहीं। मैंने हाँ मैं ये भी कसम खाता हूँ अगर इसके घर में चोरी हुई है और जो चोर हैं उनको मैं नहीं जानता। 3 बारी कसम खिलवा कर उनने भी, हाई कोर्ट ने कह दिया हमने आपको बाइज्जत रिहा कर दिया। वो मान गया वहाँ पे? हाँ मान गया, और कोर्ट से वो भी चला गया, मैं भी अपने भाई के कमरे पर आ गया। भाई 2-3 दिन गुजरे, हमने ये उसके घर से कोर्ट कितना दूर था रे? नहीं वो अभी जो हाई कोर्ट में जो बात हुई तो हमारी वीडियो कॉल पे? वीडियो कॉल, जाना नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ अपने उसी मोबाइल के जरिए ही बात हो गई। नहीं ये पहली तारीख में नहीं हुआ था, 1 तारीख तो हमारी हाई कोर्ट की कैंसिल गई। ठीक है, 2 महीने बाद की तारीख थी। हाँ जो 2 महीने की, लेकिन उसके बाद 2 महीने के बाद फिर बढ़ा दी थी तारीख। ये 4थे महीने में जाके फैसला हुआ है। चलो 4थे महीने में फैसला हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर वही एम्बेसी गई? फिर एम्बेसी गए, एम्बेसी वाला बोलता कि भाई अभी ये फाइनल नहीं है और अभी इसमें फिर 30 दिन का टाइम। 30 दिन का टाइम लगा। तो फिर भाई का मुंह देखा तो भाई बोला एक काम कर भाई यार, तू कहीं काम देख ले, अब क्या पता कितना टाइम लगे। तो वो काम की तलाश करते रहे, काम कहीं नहीं मिला। इतने दिन में सुप्रीम कोर्ट एक मैसेज आया नरजिस पे कि तुम्हारे कफील ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है, परेशान करने के लिए। मैं क्या यार, अब तो मारे गए। और भाई इधर भी यार कितने 4 और 2 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, कुछ भी नहीं सलूशन। भाई के पास रहते हुए 6 महीने हो गए। तो भाई बोला कि भाई अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, अब क्या पता कितना लंबा जाएगा, तू कहीं काम देख ले। वो भी क्या करे, कब तक खिलाएगा बैठा के? नहीं खिलाने वाली बात नहीं है, खिला तो वो जिंदगी भर भी देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमरा अपना नहीं है। सही बात। हाँ उसकी भी क्या ही गलती बेचारे की? उस बेचारे की भी क्या गलती। अब वो भी थोड़ा निराश। भाई काम की तलाश करी तो एक जगह से एक मैडम का फोन आया कि अंत एबगा सुगुल, मैंने यही बाना एबगा सुगुल। बोली तुझे काम चाहिए? मैंने यहाँ काम चाहिए। बोली ड्राइवरी का काम है। मैं यहाँ आ गया। मैं तुरंत भाई को बताया, मैंने भाई तू छोड़ यार, कमरा और खाना तो मिलेगा ही, साला कुछ मिले ना मिले। भाई 15 दिन उन्होंने गाड़ी चलवाई और उन्होंने 15 दिन के बाद मुझसे बोलती है रात को अपने भाई को बुला ले और मैं भी बाहर जा रही हूँ और जब मैं आ जाऊँगी तब मैं पैसे दे। बोली ना बाद में आकर दे दूँगी। उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया भाई। 15 दिन फ्री गाड़ी चलवाई? 15 दिन सिर्फ 200 रियाल दिए जो मैंने खाने के लिए लिए थे। 1700 रियाल तय हुए थे उससे मेरे। 200 रियाल दिए। मैं भाई को फ़ोन करा, मैंने भाई यार ऐसी ऐसी बात है, अब बता मैं क्या करूं। तो भाई बोलता है कि भाई इधर को तो आइयो ना और अपना कहीं और इंतज़ाम देख ले। तो मैं उससे मैडम से बोला मैंने रात का टाइम है मैं कहाँ जाऊँगा। तो बोली सुबह ही निकल जाइयो। मैंने ठीक है सुबह ही निकल जाऊँगा। भाई जैसी सुबह। उसने रहने के लिए अलग जगह दे रखी थी? हाँ। अच्छा। यानी कि उसके घर के बाहर ड्राइवरों के कमरे जो होते हैं घर के बाहर बने। फिर आपने उससे रिक्वेस्ट नहीं करी भाई के बाद कि भाई मैं 15 दिन बाद मैं यहीं रह लूँगा? मैंने क्या? तो वो बोलता है इनका कोई भरोसा नहीं, उसको ही मालूम है। तो मैंने क्या यार भाई मैं काम, बोले भाई मुझे नहीं पता लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता। 6 महीने रख लिया मैंने, बहुत बड़ी 6 महीने बहुत हो यार, बहुत होते हैं, वो भी विदेश में। भाई सगा भाई को नहीं रखता, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई बात नहीं। उसके बाद मेरा एक दोस्त था फुरकान नाम का, गाँव के से मेरे गाँव से 5 किलोमीटर दूर रहता है। उसको मैंने ही सऊदी बुलवाया था। मैं उसको फ़ोन करा, मैंने भाई ज़्यादा नहीं 5 दिन की बात है, 5 दिन चाहे कितना ही रुपया लगेगा मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा, चाहे जैसे मर्जी चाहे वैसे जाऊं, किसी को भी खरीदना। टाइम नज़दीक था। हाँ मैंने क्या मैं क्या है 3-4 संस्थाओं से बात कर रहा था
एक तो केरला में एक संस्था चलती है, उससे बात चली हुई थी, और एक अपने वरुण गांधी जी के पास एक मैसेज डाला हुआ था कि ये कुछ हेल्प करेंगे। मैंने कहा कहीं ना कहीं से तो कोई मदद आएगी, जुगाड़ निकल जाएगा, जुगाड़ निकल जाएगा, लेकिन इधर से कोई मदद नहीं आई। लेकिन मैंने उससे कहा, मैंने तू 5 दिन तक मुझे रख कैसे भी करके। तो बोला भाई मैं 5 ही दिन रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी का सवाल है और भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। वो ड्राइवर था और उसका कमरा घर के अंदर था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उस बेचारे ने 5 की जगह 6 दिन रखा, और 6ठे दिन उन्होंने बोल दिया भाई अब तो अपना बोरी बिस्तर उठा ले, अगर मेरी मैडम को पता चल गया तो मैं भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगा, और कहीं पता चल रहा कि कोई केस कर दिया उसने तो भाई मैं भी लंबा जाऊंगा, हाँ जेल में जाऊंगा, फिर तेरे वाला कि ये बंदा कौन है। हाँ। कि 1-2 दिन का लिए तो बोल सकता है कि मेरा भाई है या रिश्तेदार है मिलने आया, लेकिन यार भाई मैं कैसे रख। तो मैंने भाई तू 1 दिन का टाइम और दे दे, बाकी मैं देख लूँगा। वक्त की बात, उसी दिन एक रात में एक बंदे का मेरे पास फ़ोन आया, बोला हाँ भाई तुझे काम की ज़रूरत है। मैंने सुना, मैंने हाँ भाई चाहिए काम। बोला मेरे पास गाड़ी धोने का काम है, धो लेंगे। हाँ सही बात, और क्या ही करेगा आदमी। मैंने धो लेंगे। मैंने प्रेशर है, बोला ना मोटरसाइकिल में सब कुछ सिस्टम लगाया हुआ है, पेटी है, उसी में पानी भर कर और घर घर गाड़ी धो कर आनी, मैं कोई बात नहीं धोएंगे। बोले ऑनलाइन काम आता है तुम्हें जाना पड़ेगा। बोला कब आऊँ? मैंने अभी आ जा। बोला ठीक है लोकेशन भेज। मैंने लोकेशन भेजी तो मेरा दोस्त कहने लगा कि रात हो गई अब मत जाना, सुबह को जाना। फिर मैं उसको फ़ोन किया, मैंने भाई सुबह तड़के ही आ जा। तो बोला सुबह को तड़के नहीं आ सकता, 12 बजे आऊँगा मैं। ठीक है 12 बजे आ जा। बंदा ठीक 12 बजे लोकेशन पर पहुँच गया लेने के लिए। उसने घर पर लेकर पहुँचा, उन्होंने अपने घर की एक गाड़ी धुलवाई मुझसे। गाड़ी धोई मैंने बढ़िया करके। मैंने भाई मुझे तो रहने के लिए जगह चाहिए थी, छत मिल जाएगी, सबसे बड़ी बात ये है। गाड़ी बढ़िया करके चमचमा दी मैंने। उनने बोला मैंने कहा उसको मैं दिलासा दिए रहा कि मैं तेरे पास काम करूँगा और तू मेरा जो है ट्रांसफ़र करा लेना मेरे कपिल से। मैं उसको बताता रहा। सुप्रीम कोर्ट में हो चुका था ड्रामा, उधर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। कोई बात नहीं यार, घना लंबा टाइम हो गया, सुप्रीम कोर्ट से कोई मैसेज ना, लेकिन मैं उस बंदे के पास लग गया। वो 1300 रियाल में बात हुई थी उससे मेरी, तो लेकिन काम कुछ नहीं था। मैंने करीब उसके पास 4 महीने में मुश्किल से 100 गाड़ियाँ धोई होंगी। 4 महीने में मुश्किल से 100। 4 महीने रह गया उसके पास, 4 महीने रह गया। और यार उधर से सुप्रीम कोर्ट से कोई मैसेज ना। अपने भाई से बातचीत चल रही थी? हाँ भाई से बातचीत चल रही थी। और वो एक और भाई था जो उस कमरे में पहले था, वो भी बेचारा दूसरे की ड्राइवरी पे लग गया था। चलो उसका भी काम हो गया। उसका भी काम हो गया, लेकिन उसका बड़ा लंबा सीन था बेचारे का। 3.5 साल हो गए। वो कई बार मेरे दिमाग में भी आई। जब मैं भाई के रूम पर रहता था ना, तो मेरे दिमाग में आती थी यार मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मर जाता हूँ यार, मेरा दुनिया में। लेकिन फिर मैं कहता था मरना भी तो हल नहीं है। 3-4 बार मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं मर जाता हूँ। भाई जो इंसान इतनी जिल्लत से जी रहा हो अपनी ज़िंदगी कि ना वो हंस सकता, सही बात, ना रो सकता, तो उसका जीने का फ़ायदा क्या? तो मैंने सोचा यार, मैंने क्या यार किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाए। लेकिन फिर दिमाग में आई, मैंने यार मरना हल नहीं है, लड़ेंगे इस दुनिया से। और फिर उसके बाद वो काम मिल गया तो थोड़ा माइंड जो है वो हल्का होने। लेकिन दिक्कत ये रहती थी यार उसके पास काम नहीं था यार, वो खाली बैठे कब तक तनख्वाह देगा। तो मैं ये सोचता था कि यार कुछ नहीं, दिन में 1-2 गाड़ियाँ तो आएँ। तो कई बार ऐसा होता था कि दिन में 2 गाड़ी आ गई, फिर 2 दिन का पता नहीं कि है भी या नहीं है। लेकिन वो बेचारा रखे रहा। अच्छा, वो पैसे टाइम पे देता था? हाँ पैसे टाइम पे देता। उन पैसों का क्या करते थे? 1300 रियाल मिलते थे भाई, और रहना खाना? हाँ रहना खाना अपना था उस 1300 में। तो खाने का कितना खर्चा होता था? खाने का करीब 700-800 पकड़ लो। और रहने का? 800 रहने का उसका था। 800 रियाल में खा जाता था, 200-150 रियाल का रिचार्ज होता था। ठीक है, यानी कि सारे बराबर कर देता। 300-400 रुपये बचते थे? हाँ 300-400 भी नहीं बचने देता था, वो भी कहीं ना कहीं उड़ा दिया करता था मैं। ठीक है, बचता कुछ नहीं था मुझे। तो कोई बात नहीं है। उसके पास फिर रहते हुए मुझे 4 महीने हो गए। एक दिन रात को 2 बजे, अच्छा मेरा हिसाब क्या था, काम धाम तो था नहीं, मैं रात को 3 बजे सोता था और सुबह को दिन में 1-1:30 बजे उठता था। तो रात को 2 बजे ठीक एक मैसेज आया मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का। और जैसे ही वो आया तो मैंने उसको खोला और जाके सबसे पहले नर्जिस पे जाके चेक करा। तो नर्जिस पे जब जो जजमेंट आया, वो सारे जजमेंट उसी पे ही आते थे। जजमेंट पे ये लिखा हुआ था कि हमने, जो अरबी तो आती नहीं, हमने ट्रांसलेट करा उसको। ट्रांसलेट में मेरे पास रखे हुए हैं जजमेंट, मैंने निकलवा लिए थे, कागज रखे हुए। तो उस पर यह लिखा था कि हमने वादी का मुकदमा खारिज कर दिया है
और प्रतिवादी को इस मुकदमे से रिहा कर दिया है और हाई कोर्ट का फैसला जो है वो बरकरार है और ये मुकदमा यहीं ख़त्म किया जाता है। फिर नींद वो खुशी होगी फिर? भाई खुशी, मैं क्या जंग जीत गया। नींद आई फिर रात में? भाई बड़े गजब की नींद आई। अच्छा। हो सोया, सुबह को उठा, जो मेरे वहाँ यार दोस्त बन गए थे उनको सबको बताया, तो मैंने कहा भाई मैंने घर जाना, मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने भाई ऐसी ऐसी बात है, रात सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया बिना बुलाए। तो बोलता है ठीक है, अब तू ये काम कर, एम्बेसी जा। एम्बेसी गया। कितना दूर है वहाँ से एम्बेसी? एम्बेसी है 45 किलोमीटर। अच्छा, बोल के गया उसको मैं काम जा रहा हूँ मालिक को? ना, उसको मैंने बोला कि मेरा पासपोर्ट खो गया, मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए एम्बेसी जा रहा हूँ। उसको ये बहाना बना। उसको तो मैंने ये भी नहीं बताया कि मेरे ऊपर चोरी का केस है जिसके पास मैं काम, क्योंकि अगर मैं उसको बता दूँ वो भी नहीं रखता। हाँ, नहीं रखता भाई। सही बात। अब मैं पहुँचता हूँ उसके पास, एम्बेसी गया। एम्बेसी जाकर मैंने उनको बोला कि भाई मुझे वाइट पासपोर्ट चाहिए, आउट पास चाहिए। उन्होंने आउट पास बनाकर तुरंत दे दिया। अब मैंने कहा एग्जिट, तो बोले एग्जिट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने कितने दिन? बोले 1 महीना। मैं ठीक है। 1 महीने के बाद फिर गया, मैंने एग्जिट, बोले नहीं लगा, क्या दिक्कत आ रही है? उन्होंने कहा कि भाई 15 दिन के बाद फिर आना। 15 दिन बाद फिर पहुंचा, यानी कि चक्कर मारते मारते मैं एम्बेसी के परेशान हो लिया भाई। और हमारे इंडिया की एम्बेसी ऐसी है, क्या बताऊं, खाली हराम की तनख्वाह ले रहे हैं। और सऊदी में चोर बैठे हुए हैं, चोर सारे, यानी कि बंदों का काम करके राजी नहीं। उसमें एक बंदा था इमदाद करके, तो वो केस उसके मामले देखता है, एग्जिट उग्जिट के नहीं। वो बंदा थोड़ा ठीक लगा मुझे। एक दिन भाई जब मैं 15 दिन के बाद गया नहीं एग्जिट, तो बोलती है कि एग्जिट तुम्हारा लग नहीं पा रहा है। तो मैं घर कैसे जाऊंगा? और भाई इतने में मैं चौड़ा हो गया। वो यार एक बंदा जो 1.5-2-3 साल से मशक्कत झेल रहा है, उसका दिमाग तुम खराब कर रहे हो। खूब गालियाँ दी मैंने। और गार्ड को बुलाया, बाहर निकालो। इतनी देर में इमदाद भाई आ गया। उनने मुझे देखा, मैंने इमदाद भाई मैं बड़ा बेकार आदमी हूँ, अच्छे के लिए अच्छा। बोले क्या हुआ? मैं यार ये ऐसे बदतमीजी से बात कर रही है। तो बोले क्या हुआ? मैंने यार बता, मुझे 5वीं बार एग्जिट के लिए आया हूँ, एग्जिट नहीं लगा के दे रहा, कमी क्या आ रही मुझे बताओ तो। हाँ, मैं सॉल्व करूँ प्रॉब्लम। हाँ, सॉल्व करवाऊँ या क्या करूँ? क्या करना? उपाय तो होगा कुछ। तो यार हर एक परेशानी का हल होता है, तुम परेशानी बताओ तो उसका हल निकाला जाए। और ये कह देते हैं कि 15 दिन के बाद आना। 15 दिन के बाद कोई हल नहीं है। तो वो बोली सर ये गाली दे रहा, फक्कड़ी कर रहा है यहाँ। तो वो बोलता है, इमदाद बोला ऐसा है भाई, जिस परेशानी से ये गुजर का आया ना, तुम लोग 15 दिन में फांसी लगा के मर जाओगे। 15 दिन में वो कैसे कैसे झेल रहा है, कहाँ कहाँ रह रहा है, कहाँ घास कूड़ों में पड़ा रहता है, क्या खा रहा है, उसे खुद नहीं पता है। सही बात। उनने भाई मुझे पानी वानी पिलाया। मैंने इमदाद भाई इससे ये पूछो ये एग्जिट लगाई। उनने सारा फिर चेक करा। बोलता है एक काम कर भाई, मंगलवार वाले दिन, अब जो मंगल आएगा, तू तहरील पहुंच जा जेल में, और वहाँ पर तुझे नसीम नाम का आदमी मिलेगा, उससे बात कर लेना। ठीक है। मंगलवार वाले दिन मैं गाड़ी बुक करी और बुक करके मैं पहुँचता हूँ तहरील में, जेल में। वहाँ नसीम भाई से मिला। नसीम भाई बोले ठीक है मैं चेक करता हूँ। उनने चेक करवाया तो बोलता तुम्हारा मामला जो है सफ़र जेल दम्माम वाली, वो वहाँ मक्का वाली सफ़र जेल में फंसा हुआ है। तो मैंने कहा भाई फिर? तो बोला इसमें टाइम लगेगा। मैंने कितना टाइम लगेगा? बोले 8 से 10 दिन लगेंगे। मैंने 15 दिन दिए भाई, तू मामला मंगा। बोले हम चिट्ठी लिख कर भेजेंगे, जिस दिन चिट्ठी का रिप्लाई आ जाएगा मैं तुझे भेज दूंगा। कोई बात नहीं। 20 दिन हो गया भाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। 20 दिन के बाद मैं फिर पहुंचा। मैंने यहाँ भाई क्या हुआ? तो बोले भाई उधर से रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने ऐसे तो सालों साल रिप्लाई नहीं आएगा, मैं तो यहीं मर जाऊँगा। तो भाई जब जेल पहुँचे, पहुँचने के बाद नसीम भाई से मुलाकात हुई। नसीम भाई बोलते हैं कि भाई वहाँ से मामला आएगा तभी निपटा सकते हैं। आ गए भाई कमरे पर आए। कमरे पर आने के बाद फिर इंतज़ार देखते रहे। 1 महीने के बाद फिर पहुँचे। बोले भाई मामला वहाँ फंसा पड़ा। मैंने कहा ये काम नहीं करके देंगे। ये बोले जा रहा है कि मक्का जेल से मामला वापसी नहीं आ रहा। मैंने ऐसे क्या पता कब तक वापस नहीं आया। तब मेरी बुआ का लड़का रात को बैठे बैठे खुरापात आई। मैं बुआ के लड़के को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा भाई कल तुझे एक फैक्स डलवाना है। ये बात किसी ने बताई थी आपको? किसी को नहीं बताई, बस खुरापात आ ना किसी ने आपको सऊदी से बताई हो कि आप इंडियन एम्बेसी से फैक्स डलवा दो? नहीं, ये फैक्स वाली बात दिमाग में तब आई कि बातें चलती रहती थी कि कोई बंदा परेशान हो, नहीं भेजा तो फैक्स के जरिए काम हो जाते हैं। अच्छा, कहीं से आइडिया मिल गया? बस वहाँ से ये थोड़ी सी बात पता चली और मैं रात को फ़ोन लगा दिया। मैंने एक काम कर, तू भाई वहाँ जा
सऊदी एम्बेसी में। मुझे नहीं पता था कि कहाँ भेजना, लेकिन मैंने कहा इसको मैं भगाऊंगा तो कुछ ना कुछ सुराग जरूर निकलेगा कि फैक्स पड़ेगा कैसे। इंडिया में जो सऊदी एम्बेसी पहुंच गया हाँ, वहाँ। तो मैंने कहा एक काम कर, तू सऊदी एम्बेसी में जा और उसको बोल कि मेरे भाई के पास ना खाने के लिए पैसे हैं ना रहने के लिए जगह है। उसके ऊपर केस था, वो भी फाइनल हो गया, सारे कागज डॉक्यूमेंट मैंने उसको भेज दिए, और जो मेरा ये काम आता सब चीज़ मैंने एक एक डॉक्यूमेंट उसके पास भेज दिया। अब वो पहुंचता भाई सऊदी एम्बेसी में। ठीक है। सऊदी एम्बेसी जब पहुंचा तो वो बोलता है कि भाई यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता, तुम एक काम करो, यहाँ से विदेश मंत्रालय, अपने भारत का जो मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, वहाँ जाओ, वहाँ से ये काम होगा। उस बेचारे ने अपनी बैग उठाई है, और उस दिन पानी घना बरस रहा बता रहा दिल्ली में। अच्छा। वो बेचारा भीगता हुआ विदेश मंत्रालय पहुंचा। विदेश मंत्रालय में पहुंचने के बाद उसको एंट्री ना करने दे भाई, ऐसे थोड़ी एंट्री हो जाएगी। उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है और मेरा भाई वहाँ फंसा हुआ है। तो उनने फिर इजाज़त दे दी कि भाई तुम वहाँ चले जाओ, उस फ्लोर पे चले जाओ, वहाँ पर एक ऑफिसर मिलेगा, उससे बात कर लो जाकर। वो वहाँ पहुँचता है तो बता रहा था कि IAS लेवल का कोई ऑफिसर था। तो उसने उसको पूरी बात बताई कि ऐसी ऐसी बात है, उसकी माँ यहाँ बीमार है, उसको वहाँ खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और वो वहाँ भी बीमार है, और रहने के लिए जगह नहीं है, केस फाइनल हो गया, ऐसा ऐसा केस था, और ये कागज़ रहे। उनने क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करे और सऊदी एम्बेसी के लिए डाल दिए, और केस को तत्काल में घर भेजो एक्ट लगा के। अच्छा। उनने यहाँ से ऑर्डर मार दिया विदेश मंत्रालय से। और भाई सऊदी के अंदर शुक्रवार और शनिवार ये 2 दिन की छुट्टी रहती है। शुक्रवार को उनने यहाँ से फैक्स डलवाया है, शुक्र की छुट्टी थी, शनिवार की छुट्टी थी, और रविवार को जैसी एम्बेसी खुली है ठीक 9 बजे शायद पहला कॉल मेरे पास आया होगा कि सर कहाँ हैं आप। अच्छा। मैंने कहा मैं तो भाई अपने, आप एम्बेसी आ सकते हो। मैंने भाई मेरे पास किराए के, बस आप किराए के लिए पैसे हम दे रहे हैं, तुम आ जाओ। एम्बेसी वाले? एम्बेसी वाले। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैंने क्या जो भी डॉक्यूमेंट है मेरे मोबाइल पे भेज दे, मैं यहाँ से निकलवा लूँगा। बोले नहीं सर आ जाओ आप। मैंने भाई मैं नहीं आ सकता, मैं बीमार। बोले ठीक है। बोले कल आपका एग्जिट लग जाएगा। मैंने ठीक है, कल एग्जिट लगा दो, टिकट मैं करा लूँगा, मैं अपने घर चला जाऊँगा। ये उन्होंने बोला टिकट हम करा देंगे? हाँ उन्होंने ही बोला। बोला अगर तुम्हारे पास पैसे ना, मैं नहीं भाई मुझे खैरात नहीं चाहिए, और हमारा दोस्त बोले कि बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के ना लिए, हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। तो मैंने कहा साहब मैं अपने आप चला जाऊँगा। उन्होंने बोला ठीक है, कल आपका एग्जिट लग जाएगा। अच्छा अभी एक बात ये बताओ, जो बंदा मुझे 6 महीने से एम्बेसी के चक्कर कटवा रहा है कि आपका मामला वहाँ फंसा हुआ है, एक फैक्स से मामला कैसे वापस आ गया? आया तो तुम्हारी कहने पर होगा। घूसखोरी है क्या भाई तुमने, यार एक बात बताओ, घूसखोरी भी होती, 3-3, 4-4 हजार रियाल लेकर, जो बेचारे गरीब मजदूरी करके 4-4 हजार रियाल, जिनके पास इकामे नहीं है, 4-4 हजार रियाल तक मांग लेती है हमारी एम्बेसी वाले, दलालों से मिलकर 4 हजार रियाल लेते हैं, तब एग्जिट तुरंत लग जाता है। कैसे लग जाता है भाई? अच्छा, जो इंडियन एम्बेसी सऊदी में है, हाँ, घूसखोरी भी है। घूसखोरी। और आज मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा, इस टाइम सऊदी के अंदर मेरे हिसाब से कम 40,000 से प्लस आदमी सऊदी के अंदर जेल काट रहा है, इंडियन बंदा। तो इंडियन गवर्नमेंट से क्या कहना चाहोगे? मैं इंडियन गवर्नमेंट से एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई वहाँ पर जो हमारे हिंदुस्तान के व्यक्ति है वहाँ जेल काट रहे हैं, एक बार उनकी तहकीकात की जाए कि उनकी इतनी सज़ा बनती भी है। कितने लोग ऐसे हैं जो निर्दोष हैं और जो जेल काट रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से एक ही अपील करूंगा कि एक बार उनका जायजा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे सऊदी, लेकिन वहाँ से वो इस चीज़ पर अपील कर सकते थे कि हमारे बंधु, अच्छा एक, हालांकि हमारा दुश्मन है और पड़ोसी देश हमारा दुश्मन है, लेकिन मुझे वहाँ पर जेल के अंदर किसी ने बताया कि पाकिस्तान का जब प्रधानमंत्री इमरान खान बना था किसी दौर में, तो प्रधानमंत्री से सऊदी अरब ने पूछा था कि आप क्या चाहते हो हमसे तोहफे में, तो उन्होंने कहा था कि मेरे इतने बंदे जो हैं जेल में हैं उनको आज़ाद कर दो। उसने उस टाइम हर बंदे को आज़ाद करा दिया था। और हम तो सुपर पावर में आने का दावा करते हैं, तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूँगा कि यार एक हिंदुस्तान में बंदा होता है जेल काट रहा होता है तो उसका परिवार उससे मिलने तो चला जाता है। वहाँ कितने बंदे ऐसे हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 साल से अपने परिवारों को नहीं देखा है। हो जाती हैं, गलतियाँ भी होती हैं, मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं कहता हूँ यार गलती किससे नहीं होती, सबसे होती है, इंसान है, तो उसका इतना बड़ा गुनाह नहीं होता जो तरीके से वो सजा भुगत रहा है। जो इस वीडियो में देख रहा हो उसको शेयर करो। हाँ, और जो इस वीडियो को देखता है वो भाई इसको शेयर जरूर करे
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय से मेरी खासकर यही दरख्वास्त रहेगी कि एक बार विदेश की जेलों का वो खुद जायजा ले, क्योंकि आप लोगों ने, मैं जानता हूं कि एम्बेसी को काम सौंपा हुआ है। एम्बेसी वाले जेल के अंदर 7-7 महीने के बाद, 8-8 महीने के बाद एक बार जाते हैं और उसको ये बता, यानी कि उसको छुड़ाने की बजाय उसको बता के आते कि तेरी इतनी सजा हो गई है, और वो बेचारा अपनी सजा भी एक चीज़ और देखी, एक बंदे को सजा हुई 1 साल की, और उससे एम्बेसी टिकट के लिए पैसे मांग रही है। उस बेचारे के पास पैसे नहीं, जबकि जेल से जब आदमी घर जाता है तो गवर्नमेंट उसको देती है, क्योंकि हम जब वीज़ा लगा के जाते हैं तो एक फीस जमा होती है, ताकि कोई दिक्कत हो तो उस फीस के जरिए काट के हम इसको वापस भेज सकते। उस बेचारे एक बंदे को 1 साल 3 महीना एक्स्ट्रा जेल कटवाई, तब उसको घर भेजा। ये कौन सा तरीका? अगर वहाँ मतलब ये घूसखोरी है, मतलब बिल्कुल। तुम भाई दलाल बैठे रहते हैं एम्बेसी के बाहर, दलाल बैठ रहे हैं। कितने में तेरा एग्जिट लगवा दूंगा? मुझसे बोलते रहे 4000 दे, अभी लगवा दूंगा एग्जिट। मैं 4000 रियाल का मतलब क्या हो गया भाई? 22 रुपए का रेट चल रहा है। 1 लाख रुपए हो गए? हाँ, 1 लाख, अप्रोक्स 1 लाख रुपए हो गए। हाँ, 88,000 हो गए भाई। तो मैंने क्या, मेरे जैसी फैक्स आया और मेरे पास फ़ोन पहुंचा कि भाई तुम्हारा कल लग जाएगा, उन्होंने कल भी नहीं होने दिए। ठीक 10:30 बजे, 9 बजे फ़ोन आया, 10:30 बजे सारे पेपर डॉक्यूमेंट एग्जिट के बना के मेरे पास भेज दिए। 9 बजे फ़ोन, 1.5 घंटे के अंदर। जो बंदा बोल रहा था कल होगा, 1.5 घंटे के अंदर एग्जिट लग गया। मैं अपने, तुम्हारी जो इंडियन एम्बेसी है, हाँ जी, आपकी रिक्वेस्ट है जी कि इंडियन एम्बेसी को ये देखना चाहिए, हमारा जो विदेश मंत्रालय है जी, उसको देखना चाहिए कि विदेशों की जेलों में इतने लोग, मतलब सऊदी की जेल में बेफालतू में, आपकी तो आपका कुछ मैटर ही नहीं था, जी इतने 8-9 महीने जेल काटी आपने, जी। और उसके बाद भी इतना रपकशन फेस करना पड़ा। भाई यानी कि जेल से निकलने के बाद 1.5-2 साल मशक्कत करी मैंने, जब कि जाके अपने घर पहुंच जाऊं। और तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मर भी गए होंगे वहां पर। भाई कितने लोग ऐसे थे मर भी गए, और कितने ऐसे हैं कि लोगों ने जेलों में क्या किया, अपनी लुंगी उतारी और उसी से फांसी लगा के मर गए जेलों में, जेलों के अंदर। इंडियन। मैं आपके चैनल के माध्यम से विदेश मंत्रालय से एक अपील करना चाहता हूं, और वो अपील ये है कि विदेश मंत्रालय सऊदी की जेल में जो लोग जेल के अंदर बंद हैं, उसमें मैं जानता हूं कि 45% निर्दोष लोग हैं, और उन 45 को मिला के यानी कि 25% ऐसे लोग हैं जिनके बहुत छोटे से गुनाह हैं और जिनको बहुत बहुत बड़ी सजाएं दी गई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमने क्राइम किया है। तो ऐसे लोगों से मैं विदेश मंत्रालय से चाहता हूं कि एम्बेसी के जरिए वो लोगों से मिलें और उन लोगों की समस्या का समाधान निकालें, और जो हमारे विदेश मंत्रालय जो कर सकता है, जो उनकी पॉसिबल हेल्प कर सकता है, वो पॉसिबल हेल्प करे विदेश मंत्रालय, ताकि वो लोग अपने परिवार के साथ सुख शांति से जी सकें, चैन से जी सकें, अपने बीवी बच्चों के साथ रोटी खा सकें, अपने माता पिता के साथ रह सकें। भाई रकीब भाई ने जो हमारे को बताया, सऊदी के अंदर जेल में 50% आदमी निर्दोष हैं, और जो उसमें 50% बच गए उनमें से 25 से 30% के ऊपर ना के बराबर केस, जिसको इंडिया में कोई क्राइम ही नहीं है। तो हमारी जो विदेश मंत्रालय है उसको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आप वहाँ की जो एम्बेसी है एक बार उसका जायजा लिया जाए, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि भाई मोदी जी या सरकार के जो आला अधिकारी हैं उन तक यह वीडियो चली जाए, जो 4-5 सालों से लोग सऊदी की जेलों में पड़े हुए हैं। भाई ने बताया कि जो सिख लोग हैं उनके केस भी उन्होंने काट दिए, और उन पे केस अगर पूछा जाए तो ना के बराबर केस है, जो हिंदुस्तान में कोई केस जिस पे कोई धारा ही नहीं बनती। तो भाई रिक्वेस्ट, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, भाई ने जैसा बताया उसके माध्यम, मतलब एक रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं हम कि भाई ये चीज़ें अगर इस टाइप से हो जाएं, तो जिन लोगों ने अपने परिवारों को इतने दिन से नहीं देखा है, बहुत सारे लोग इन सजा के उसमें आके मर भी गए हैं। सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चीज़ पे थोड़ा सा एक्शन लेंगे तो बहुत सारे हिंदुस्तान के जो बेटे वहाँ पे पड़े हुए हैं विदेश की जेलों में, वो बाहर आ जाएंगे, अपने परिवार से मिल लेंगे। बिल्कुल। उसके बाद क्या है कि हमारे जो, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जीडीपी जो है इतनी बुरी तरीके से गिर रही है, तो ये जो लोग, अगर मैं समझता हूँ विदेश में कमाने और खाने के लिए ना जाएं तो हिंदुस्तान का बुरा हाल हो जाए, क्योंकि वहाँ से पैसा आ रहा है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की सरकार को ये चाहिए कि उन लोगों की सपोर्ट करे जो विदेश में काम करने के लिए हमारे मुल्क के लिए जाते हैं। आप 2.5 साल के करीबन सऊदी रहे जी। तो सबसे
खतरनाक क्राइम जो सजाएं हैं जो आपने अपनी आंखों के देखी हैं, हुई है, जो सुनी है, वो क्या क्या रही है? वो सजा ये जैसे गला काट देना, हाथ काट देना, और सबसे खतरनाक सजा होती है 25 साल की जेल। 25 साल की जेल। अच्छा, इंडियन के अब किसी इंडियन के साथ भी कुछ आपने होते हुए देखा है ऐसा? हाँ, इंडिया के मेरे सामने तो नहीं हुआ, लेकिन उसका गला काटने का हुक्म था। इंडियन का? इंडियन बंदा था एक। क्या क्राइम था उसका? उसके पास एक हसीस करके बोलते हैं, अब पता नहीं स्मैक होती है या कुछ होता है, लेकिन अरबी में उसको हसीस बोलते हैं। अब उसको ऊपर हसीस का स्मगलिंग का केस था, तो उसको गला काटने का हुक्म था कि उसका गला काटा जाएगा। अच्छा, जैसे इंडिया में बहुत सारे मतलब रेप होते हैं, हाँ जी। तो ये चीज़ें वहाँ भी होती हैं? रेप का तो नहीं सुना, लेकिन छेड़छाड़ के बहुत मुकदमे हैं वहाँ पे। तो अगर यहाँ से मतलब वहाँ पे किसी लेडीज को छेड़ दे तो सजा क्या है उसकी? लेडीज़ को छेड़ने की सज़ा 15 साल भी है। अगर आपने उसको हाथ उठ टच किया है, जैसे कि संभोग क्रिया कर ली है, हाँ। तो आपका गला कटेगा। गला काट देंगे? हाँ जी। अच्छा, वहाँ पे कोई ऐसा चौक भी है जहाँ मार के 2 दिन लटकाया जाता है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे? ऐसा कुछ, ये सब गलत है। आजकल तो अगर गला काटते हैं तो जेल के अंदर ही एक जगह बनाई हुई है। अच्छा, मैंने किसी से सुना था कि वहाँ की जो लेडीज है ना, हाँ जी, उनके अफेयर ज़्यादा होते हैं। बहुत। उसका क्या रीज़न है? मेन रीज़न क्या है? यार इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तहकीकात जो है वो ये है कि मैं ड्राइवर रहा वहाँ, और ड्राइवरों से ही मिलना जुलना रहता था। 90% औरतें जो हैं अवैध संबंध बनाती हैं। वो क्या वो इसलिए बनाती हैं क्योंकि उनके जो आदमियों की 4-4 5-5 बीवियाँ होती हैं? हाँ, शायद हो सकता है इसलिए भी बनाती हूँ, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो सेक्स सबसे ज़्यादा होता है वो सऊदी के अंदर होता है। अच्छा। जी हाँ। और इतने क्योंकि मेरी तहकीकात इसलिए है कि मैं ड्राइवर था, और मैं ड्राइवरों से जब बातचीत करता था तो वो बोलता था मैडम 10 बजे निकलती है और रात को 1 बजे फला होटल में जाती है, तो क्या लेने जाती है? यानी कि 10 में से 10 ड्राइवर ये बोलते थे, और वो खुद बताते थे कि ऐसा ऐसा करवाती है। ड्राइवरों की कहना है कि ऐसा है, लेकिन वो बेचारे वहाँ किससे बोलेंगे? नौकरी के सवाल है, इल्ज़ाम ऊपर लगा दिए जाते हैं। और इंडिया वाले लोगों को तो वो इतना बुरा समझते हैं। आरिफ भाई थे हमारे दोस्त बरेली के, तो वो अरबी अच्छी जानते थे। वो बता रहे थे, कह रहे थे ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एक कुत्ते की अहमियत ज़्यादा है, एक इंडियन की अहमियत नहीं है। इंडियन बहुत सारे होंगे ना वहाँ पे। कहते हैं कि सऊदी की नज़र में एक कुत्ते की अहमियत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ का मुसलमान और इंडियन मुसलमान है जो सऊदी के मुसलमानों में क्या फ़र्क है? जमीन आसमान का फ़र्क है साहब। मतलब इनके अंदर दया है? भाई हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनके अंदर दया भी है, और वहाँ के लोग जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि बस खाली नमाज पढ़ लो तुम स्वर्ग में चले जाओगे, और नमाज भी वो ठीक तरीके से नहीं पढ़ते। दया इतनी है कि अगर वो एक बोतल आपको पानी पिला देंगे तो वो ये समझेंगे कि हमने जन्नत खरीद ली है। इतनी ही दया है उनके अंदर? बस इतनी दया। और वो भी नहीं, अगर आप किसी से हेल्प मांगने के लिए खड़े हो जाओगे, जैसे कि मुझे हेल्प की ज़रूरत थी कि मेरे इस केस में कोई हेल्प कर दे, तो मुझसे देख कर दूर भागते थे लोग। अब नहीं है क्या है, इंडिया में अगर कोई व्यक्ति के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो 4 बंदे उसके साथ खड़े हो जाते, भाई टेंशन ना ले, हम तेरे साथ खड़े हुए हैं। सऊदी जो जाना चाहते हैं लोग, कोई भी काम सऊदी करना चाहते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई हिंदुस्तान में भूखे मर जाओ, मजदूरी करके खाओ, वो नहीं होती, भूखे मर जाओ। और मेरा जो मेरा कहना है, मैं अपनी 7 पुश्तों को ये वसीयत कर चुका हूँ कि आपको काम करने के लिए गल्फ़ की कोई कंट्री में नहीं जाना है, सऊदी नहीं, गल्फ़ की किसी भी कंट्री में नहीं जाना। आप भूखे मर जाओ, काम करने के लिए विदेश नहीं जाना है, गल्फ़ की किसी कंट्री में, क्योंकि मैं वो मशक्क़त झेल का आया हूँ। वो और मैंने ऐसे, जब मेरे ऊपर केस था ना, अभी जो आदमी बाहर टहलता ना, उसको क्या पता कि परेशानी क्या होती है। जब जेल के अंदर जाओगे और जब 70 लोगों से मिलोगे ना, जब उनसे पूछोगे कि भाई तेरे ऊपर मामला क्या है, जब वो बताते हैं अरे यार इस केस में भी सज़ा हो जाती है, अरे साले कचड़े के डिब्बे के पास, जैसे ये घर है, वहाँ क्या होता है, पीले कलर के ड्रम रखे रहते हैं घर के सामने, उसमें कचड़ा डाला जाता है। एक घर के सामने क्या है, कचड़ा पड़ रहा, वहाँ 1-1.5 किलो वो रखा हुआ है लोहा, हदीद बोलते हैं लोहे को। उनने क्या किया, हदीद उठाया वहाँ से, उनने कचड़े में पड़ा, लाओ मैं ले जाके भेज दूंगा, 2-4 रियाल का, 5 रियाल का, 10 रियाल का, जो भी बिकेगा बिक जाएगा।
उस बेचारे ने वहां दौड़ा, उन्होंने कैमरे से देखा कि साहब ये यहाँ से वो उठा के लेके जा रहा है, उसके ऊपर केस डाल दिया, 1 साल की सजा दे दी। हमारे यहाँ 1 किलो लोहा क्या साला 10-10 क्विंटल गायब हो जाए तब किसी के ऊपर केस नहीं करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा, क्या जो लोग सऊदी जाने का मन बना रहे हैं या मन बना चुके हैं, तो वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। कि सबसे पहले आप अपने घर के बच्चों को देखें, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों की तरह जो सऊदी के अंदर जेल काट रहे हैं। कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उनके छोटे छोटे बच्चे अपने बाप की राह तकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप सऊदी जाएं और आप जेल में पहुंच जाएं और आपके छोटे छोटे बच्चे आपका इंतज़ार करते ही रह जाएं। हो सकता है कि आपको कौन सी सज़ा मिल जाए, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। उनके पास सबसे बड़ी चीज़ कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा, जो जुर्म दूसरे ने किया है उसको 5 साल की सज़ा, और सेम दूसरा बंदा है उसने वो जुर्म किया तो उसको 25 साल की सज़ा, ऐसा भी देखा है मैंने। तो हो सकता है कि आप उस चक्कर में ना फंस जाएं। तो इससे बेहतर ये है कि आप इंडिया में रहें, यहीं कमाएं, यहीं खाएं, 2 रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों के साथ खाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो भाई, मर्द जो होता है ना, हाँ जी, वो बहुत मजबूत होता है, हाँ जी, अंदर से और बाहर से। जी, पर कई बार आप इतने परेशान हो जाते हो जीवन में, जी। कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं हाँ, कि आंखों में से पानी अपने आप, वो दर्द अपने आप झलकने लग जाता है। तो आपके जीवन में भी ऐसा समय, जब जेल में थे, सऊदी में बाहर थे, आया? हाँ, एक बार मेरी आंखों में से आंसू भी आए और मैं रोया भी, कि जब 1.5 महीना मैं इधर उधर था और मेरे पास टेलीफोन नहीं था, यानी कि थाने में था और उसमें जो रिमांड वाला रूम था उसमें था, तो वहाँ टेलीफोन नहीं था। लेकिन जब मैं बैरिंग में आया तो 1.5 महीना हो चुका था। तब मैंने वहाँ पर से अपनी माँ को कॉल की, तब मेरी आंखों में आंसू आए थे। लेकिन मैंने बात बड़े दिलहरी से की थी। उस टाइम मैं बात कर रहा था, हाँ ठीक है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि ताकि माँ को ऐसा ना लगे कि मैं रो। और जब मेरा फ़ोन कटा भाई, तो मैं कुछ देर बैठ कर रोया था। क्यों? 1.5 महीने कोई वहाँ चुप कराने वाला था, जज्बात कोई समझने वाला था? हाँ, वहाँ पर एक अपने दोस्त था मेरा, सेम टू कॉपी सद्दाम हुसैन की तरह था, चेहरा उरा सब, मेरा दोस्त बन गया था। तो उसने मुझे आया, मेरे पीठ पर हाथ रखी, बोले ला, और रिचार्ज भी उसी ने ही दिया था मुझे बात करने के लिए। मुझसे बोला अंता रज्जाल, बोला तू मर्द है, अंता माफ़ी फरमा, तू औरत नहीं है, बोले, और जेल जो बनाई गई है वो मर्दों के लिए बनाई गई है, और रो मत, सब कुछ ठीक होगा। और बोले अगर तू अब रोया तो मैं दोबारा तेरी माँ से बात नहीं करूँगा। ऐसे को उन्होंने दिलासा दिया। फिर उसके बाद वो मुझे चाय लेके चाय पे बुलाया, उन्होंने चाय भी पी। फिर उसके बाद तो जब जेल से छूटे आए, और फिर मैंने वो जिसके पास मैं काम कर रहा था, मैंने उसको नहीं बताया कि मैं घर जा रहा हूँ। मैंने टिकट कराया, चुपके से भाई को बुलाया। और सबसे मज़े की बात तुम्हें मैं बताना भूल गया, टिकट होने के बाद ठंड पड़ रही थी। 6 जनवरी को मैं यहाँ पहुँचा था। 5 जनवरी का मेरा टिकट था, रात को 8 बजे की फ़्लाइट थी। मैं भाई से बोला, मैंने तू एयरपोर्ट छोड़ दे मुझे, कह दी मैं उसको नहीं बताऊंगा ना, सारे इसको पता चल गया तो ये भी कोई। मैं उसको बताया कि मैं भाई के रूम पर जा रहा हूँ, कल को सुबह को वापस आ जाऊँगा, इतने में तो मैं उड़ जाऊँगा। इंडिया जब पहुँच गया तब मेरा कौन क्या करेगा। मेरी एक वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड है। तो उसकी, मैं एयरपोर्ट पहुँचा, एंटर हो गया, सब कुछ भाई फिंगर उंगर सब कुछ हो गए। जहाँ जहाँ मुझे खतरा था कि यहाँ मैं फंस सकता हूँ एयरपोर्ट में, सारा ही क्लियर हो गया किस्सा। हाँ। लेकिन एक पॉलिसी ये भी है, बताते ही है कि अगर मान लो तुम इंडिया के एयरपोर्ट पे भी हो, कोई बंदा केस डालता तो तुम्हें वापस ही फ्लाइट से भेज दिया जाएगा। अब टेंशन थी कि बस इंडिया का एयरपोर्ट और क्रॉस करना, वहाँ पर यहाँ पे एक फिंगर लगेगा, वो फिंगर होते ही फिर मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अब जैसे ही मैं एयरपोर्ट के अंदर पहुँचा, पहुँचने के बाद टाइम था 8:50 का, और 8:50 पे फ्लाइट नहीं उड़ा भाई, कोहरे की वजह से फ्लाइट कैंसिल कर दी। बोले भाई अभी नहीं उड़ सकती। मैं कब उड़ेगी भाई, होते होते सुबह 6 बजे का टाइम रख दिया। अब मैंने कहा यार मुझे घर जाना था, कहीं दोबारा कहीं कोई लफड़ा हो, अब इसने कुछ छापा पा दिया ना, हाँ, तो मैं फिर फंस जाऊंगा भाई। सुबह 6 का टाइम दिया, नहीं चलो 6 बजे तक तो ये सोते रहते हैं, और 6 बजे तक तो मैं तो इतना बता के आया हूँ भाई, 11-12 तक तो वेट करेगा ही मैंने। लेकिन भाई 6 बजे उड़ जाना चाहिए। वहाँ भाई पैसेंजर परेशान। मैं एक वीडियो बनाई फ्लाइनास के ऊपर, फ्लाइनास का टिकट था मेरा, खाने पीने का इंतज़ाम उन्होंने करा के दिया बहुत कहने पे।
उसके बाद सुबह को 6 बजे भी नहीं उड़ा वो, बिठाल तो दिया 6 बजे फ्लाइट में, उड़ता है वो 8 बजे। 8 बजे जब विमान उड़ गया, जब विमान उड़ने वाला, मैं अपना मोबाइल निकाला, एक सेल्फी ली मैंने हेलीकॉप्टर के अंदर और एक स्टेटस डाला, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। और भाई वो स्टेटस बहुत लोगों ने देखा। और मैं जब आया घर पर तो एक ही बात चल रही थी कि बल्लू घर पर आ गया। मैंने एक ही स्टेटस डाला, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। कोई बात नहीं, यहाँ आया, एयरपोर्ट पर उतरा, उतरने के बाद अपने फिंगर उंगर कराए। जब फिंगर सारे क्लियर हो गए, मैं भाई उनने मेरे वाइट पासपोर्ट पर ठप्पा मार के मैं बाहर निकला। मैं ठाकुर साहब को फ़ोन किया, चौहान साहब मैं पहुंच गया। बोले ठीक है, आ जा सोनीपत। उसको नहीं करा ना, उसका फ़ोन आया मेरे पास। हाँ 2 दिन हो गए। बोले भाई 2 दिन से तेरा नंबर नहीं लग रहा, कहाँ है? तो बोला मैं तो समझ रहा तू मर गया कहीं जाके, और मैं तेरे भाई को ढूंढता फिर रहा हूँ, उसका नंबर नहीं मेरे पास। तो मैंने क्या, भाई मैं मरा नहीं हूँ, मैं इंडिया आ गया। बोला कैसे? मैंने क्या, बस आ गया। बोला तू तो कह रहा है मेरे पास पासपोर्ट नहीं, मैंने पासपोर्ट मिला, मैं घर आ गया भाई। तो कुछ नहीं बोला? फिर उसके बाद वो कुछ नहीं बोला। मैंने फ़ोन काटा और जितने सऊदी के नंबर थे सारे ब्लॉक मारे, डिलीट मारे। मैंने तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं। आया यहाँ रुका। किसी ने मैसेज भी दिया सऊदी से आपको कि भाई मेरे घर जाना और ये कहना मैं ठीक हूँ, कोई काम चल रहा है, कुछ जो जेल में थे कुछ? हाँ, एक बंदा था बेचारा बड़ा, उसको एम्बेसी वालों ने 4 साल से परेशान करके रखा हुआ है। वो तो जेल में नहीं था, बाहर ही था, लेकिन उसने मुझसे हेल्प मांगी थी। बोला भाई कैसे भी करके तुम मुझे, ये एम्बेसी वाले मेरा काम नहीं करके दे रहे हैं, 3 साल हो गई हैं मुझे भागते हुए, 3 साल से एग्जिट नहीं लगा रहे हैं, तो भाई मुझे घर जाना है। तो मैंने ठीक है भाई मैं पहुंच जाऊंगा, तो जो मेरे लिए पॉसिबल हेल्प होगी। वो अपने यहाँ राजस्थान का और हरियाणा के बॉर्डर पर कोई गाँव है, वहाँ का रहने वाला। फिर आपने करी उसकी हेल्प? मैंने 3 बार उसको फ़ोन किया, मैंने भाई बता कोई। तो बोलता है कि मेरी एक जगह सैलरी हिल गई हुई है, जैसी वो सैलरी मिल जाएगी मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। उसके बाद उस बंदे का फ़ोन ही नहीं आया और मेरे पास से नंबर डिलीट हो गया उस बेचारे का। बस ये दिक्कत हुई। लेकिन मैं इस बार से अल्लाह से एक ही दुआ करता हूँ कि वो लोग जहाँ पे भी हों सलामत हों, अपने घर पर चैन से आएँ। बाकी यही था। और फिर जब मैं अपने घर पहुँचा तो घर वालों से जब मिला तो मेरी माँ का ये कहना था कि बेटा 2.5 साल में, यानी कि जब वो सुबह को सो के उठी जिस रात में गया, तो मेरी माँ 9 बजे तकरीबन 8:30 बजे सो के, जो और लेडीज़ हमारे सामने 5 बजे उठ सो के उठ जाती, वो दिन 9 बजे उठी थी। चिंता खत्म होगी। तो बोली बेटा आज 2.5 साल के बाद बड़े चैन और सुकून की नींद सोई। और मेरा भाई जो मुझसे सबसे छोटा वाला था, उसको बड़ी टेंशन रहती थी कि भाई के साथ क्या होगा, भाई के साथ। लेकिन मैं सुकून से आ गया, बस इस भर की दुआ। चलो मालिक ने बड़ी मेहर रखी। राम राम जी। भाई रकीब मलिक से मिलके बड़ा अच्छा लगा। और सऊदी के बारे में जो लोगों का वहम था वो पॉडकास्ट देख के निकल जाएगा। जो लोग चाह रहे हैं भाई सऊदी जाना है और वहाँ बहुत पैसा है, बहुत कमाई है, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ बेकसूर आदमियों को जेल में डाला जाता है और ना ही तो खाने को ना ही नहाने को वहाँ है। तो भाई आप वहाँ मत जाओ। और अगर किसी को वहम है तो उस भाई को हमारी रील, हमारा पॉडकास्ट शेयर कर देना। यूट्यूब चैनल पुराना हरियाणा, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं से भी उनको शेयर कर देना, ताकि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ना जाए। यहाँ आप 10,000 12,000 में अपना गुजारा कर लो, वहाँ अगर आपको 40,000 रुपये मिल रहे हैं तो उस 40,000 में वो बदतर ज़िंदगी आपको मिलेगी, जो ज़िंदगी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और क्या पता अपने परिवार के साथ आप दोबारा ना बैठ पाओ, ना इंडिया वापस आ पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत में हरियाणा।